नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। अब से बस कुछ ही देर में अनिल सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक चलिए आपको बाजार में किस तरह का मूड माहौल है और बाजार की जो बड़ी बातें हैं उससे आपका परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी ऊपर से 150 अंक फिसला है, 18,500 के पास हम देख रहे हैं इसमें ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा नीचे आया 18,470 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की भी बात करें तो तकरीबन 500 अंक इसने भी झटके हैं 62,000 के लेवल को। हालांकि फिलहाल तो ये होल्ड आउट करता दिख रहा है, लेकिन आज ओपनिंग में ही हमने देखा कि लगातार जो निफ्टी बैंक में तेजी का सिलसिला था वो कुछ थमता नजर आया जब निफ्टी बैंक ने ऊपरी स्तरों से कुछ अंक गवाए। आज हमने 43,853 के पास नया रिकॉर्ड स्तर भी बनता हुआ देखा, लेकिन वहां फिर प्रेशर बनता दिखा। HCL टेक की अगर बात करें तो सिर्फ यही नहीं, पूरा आईटी सेक्टर तेज गिरावट आज झेल रहा है। निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो वो आईटी शेयर ही हैं। जैसे कि हमने कहा कि निफ्टी बैंक ने आज लाइफ हाई बनाया 43,853 का, लेकिन वो हाई छूने के बाद अब हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से 300 अंकों की गिरावट आई। 43,550 के आसपास हो रहा है कारोबार। छोटे मझोले ऑटो, मेटल, पीएसपी, रियल्टी शेयर, इन पे भी प्रभाव पड़ा है, प्रेशर वहां पे भी दिखा है। लेकिन एफएमसीजी स्पेस, यहां पर आज हमने खरीदारी बनती हुई देखी। और अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो आज अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े आने वाले, और उससे पहले हमने देखा है कि डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर है। यूरोपीय बाजारों में बड़ी सी मिली जुली सी मिक्स बैक सी ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। तो ऑल इन ऑल जो स्ट्रेंथ थी वहां से बाजार कुछ हल्के होते हुए प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, अनिल सर भी अब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर, जिन लेवल्स की बात की थी वो लेवल सारे मॉर्निंग में खुलने के साथ ही अचीव हो गए, रिकॉर्ड हाइज भी बन गए। अब जो बाजार हल्के हुए, क्या आपको लगता है ये खरीद का मौका है? इंतजार का, ये इंतजार का मौका है। 18,500 तोड़ना ठीक नहीं है। एग्जैक्टली मैं क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो अब क्लोजिंग होगी या नहीं होगी वो 3:30 बजे पता चलेगा। बिल्कुल। आप उसके बेहद करीब है, 40 पॉइंट नीचे हैं। 18,500 के नीचे आपने वक्त भी बिताया है। 450-500 जो सपोर्ट रेंज है फाइनली। एक्चुअली अगर ये रेंज और ये लेवल देखना था तो पिछले 3 दिन में देख लेना था हमें, आज नहीं देखना था। आज गिरना ठीक नहीं है। आईटी जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो कोई भी हो, उससे फर्क भी नहीं पड़ता कौन किसकी वजह से गिरे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नेहा, आज ग्लोबल मूड माहौल कहीं कोई खराब नहीं है। हाँ। नई सीरीज की भी शुरुआत हुई वीकली की, तो ऐसा भी नहीं कि आप बाजार बड़े हेवी है। गैप से खुलने के बाद आज जो कुछ हो रहा है वो एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिख रही है। दिक्कत की बात दूसरी क्या है आज के बाजार में, आप स्क्रीन देखिए जरा, निफ्टी का दिन का चार्ट लाइए। किसी भी लेवल से निफ्टी ने कोई साइजेबल रिकवरी नहीं दी। हाँ। बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती दिखा रहा था, बेचारे को निफ्टी के साथ साथ गिरना पड़ा, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी मजबूत था। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट तो नहीं कहूँगा, स्पेशली लार्ज कैप्स में जो ये प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही, थोड़ी चिंता की बात है। अच्छा। अब रिलीफ क्या है? रिलीफ 2 है। एक, बैंक निफ्टी अभी भी कहीं से भी दूर दूर तक कमजोर नहीं है। दूसरी रिलीफ अगर हुई तो, अभी नहीं है, हुई तो, अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे आप फिर भी 18,500 को होल्ड कर पाते हैं या 18,450 होल्ड कर पाते हैं तो अभी भी आप खतरे से बाहर हैं। लेकिन अगर 18,450 के नीचे बंद होते हैं या 18,500 के होते हैं तो फिर आप पहला सपोर्ट है जिसके नीचे आपको बंद नहीं होना। स्पेशली वीकली तो नहीं होना है, मंथली हो भी, सॉरी डेली हो भी जाए, लेकिन वीकली अगर आप 18,500 के नीचे बंद हो रहे तो अच्छा संकेत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बता दूं। वीकली ट्रेडिंग, वीकली क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस किसके लिए? जो वीकली ट्रेड करता है, 5-7 दिन का व्यू लेकर ट्रेड करता है। डेली क्लोज की इंपॉर्टेंस उसके लिए जो डेली ट्रेड करता है, राइट। वीकली ट्रेड मतलब एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन जी। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन, आज 11वां, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 18,500 के नीचे बंद नहीं हुए एक भी बार, यानी 2 हफ्ता। वीकली ट्रेडर के लिए अगर 2 हफ्ते के नीचे की क्लोजिंग आपको मिल रही है तो संकेत कमजोरी का है ना। चिंताजनक बात। इसलिए आज 18,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। 25-50 पॉइंट अपना अपना जजमेंट लेना पड़े। सो मेरी इच्छा एक ही है अगले 1.5 घंटे के लिए कि क्लोजिंग तो कम से कम, भाई ठीक है, जितना गिराना था, पीटना था, मारना था, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, 18,500 तो कर दो कम से कम क्लोजिंग। ज्यादा कहाँ मांग रहे हम भी, 25-50 पॉइंट यहाँ से ऊपर, तो एक चीज है। तो बट निफ्टी क्लियरली कमजोर दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल के हमारे जो सारे टारगेट थे
वो हासिल हुए। 18,750 तक के टारगेट कल हमने दिए थे। हीरो या जीरो ट्रेड में जरूर आपका पैसा नहीं बना होगा, लेकिन अगर आपने पोजिशनली जो फ्यूचर्स खरीदे तो आपके सारे पैसे बन गए। और आज का जो हायर टारगेट था 43,850 से 43,950, एग्जैक्टली 850 का हाई भी बना दिया। सो बैंक निफ्टी ने मोबिलाइज कर दिया है। अब बैंक निफ्टी वापस नीचे आएगा 43,300 375 की रेंज में, तो वहां पर खरीदेंगे। ये तो आपने सुबह कभी कहा था कि बिल्कुल अभी भी उस पर कायम है। ठीक है। प्रॉब्लम निफ्टी की है, निफ्टी खरीदने के लिए मना करता है, कुछ मत लो, मुझे भी मत लो, दूसरों को भी मत लो। अच्छा। ऐसा है। सो आई थिंक देखते हैं, बट बैंक निफ्टी में अभी भी मेरा कहीं कोई मूड खराब नहीं। और एक्चुअली हो भी क्या रहा है, पिछले 2-3 बार जब जब भी करेक्शन हुए ना, निफ्टी ने डराने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी ने कभी डरने दिया नहीं। सो अभी भी मैं बैंक निफ्टी को लेकर पॉजिटिव हूँ, और अगर रेंज में उसमें आया तो खरीदेंगे। लेकिन निफ्टी को लेकर थोड़ा सा मैं मतलब बेरिश तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अलर्ट हूँ, सावधान हूँ। आज क्लोज क्या होता है वहां देखेंगे, बस हमें 18,500 के ऊपर ही क्लोज चाहिए। और अब बहुत बस 50 पॉइंट का और चाहे तो वो रख लें, क्या बोलते हैं उसको, कुशन 18,450, लेकिन 18,500 18,450 के नीचे बंद नहीं होना है। बस इतना चाहिए। और सर ये पीएसयू बैंक्स का क्या मतलब, अब फाइनली आर दे डन विद? नहीं, एक दिन की कमजोरी में आप कभी ये कह नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए कि इसीलिए मैं जानना चाहता हूं। सो आई थिंक ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ है तो सब जगह है। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी? जहाँ प्रॉफिट है। भागे जो हैं ज्यादा गिरने में भी आगे रहेंगे, जो बढ़े ही नहीं है तो वो गिरेंगे क्यों? करेक्ट। सो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिनके पास अच्छा प्रॉफिट है थोड़ा लेकर बैठ जाए, बाद में वापस एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो अभी जिस तरह से निफ्टी की आज की चाल दिख रही है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग 18,500 के नीचे होती हुई दिखती है तो आपकी लॉन्ग पोजीशन जो है मिड कैप्स में भी हो तो वो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और नहीं हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, रनिंग करेक्शन है। 2% का 3% का रनिंग करेक्शन मार्केट में हमेशा होता है, अभी भी हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। बंद आज आपको ढंग का चाहिए बस। और अभी वॉचफुल रहने की जरूरत है, तो अगला 1.5 घंटा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, तब तक बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर है, कहाँ रखनी है आपको नजर, इन सब की डिटेल्स लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कहाँ रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून नया। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में वी गार्ड तो डेफिनेटली आज फोकस में रहेगा। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज यहाँ पर कंपनी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगी। वीआईपी क्लोथिंग भी नजर में रखिए, यहाँ पर भी फंड रेजिंग को लेकर एक विचार किया जाएगा। सिक्योरिटीज या तो इशू करेंगे या फिर वारंट्स के जरिए यहाँ पर ये मीटिंग होगी, तो फाइनल फंड रेजिंग किस तरीके से होती है ये देखना अहम रहेगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से नवंबर महीने का पीपीआई आंकड़ा यूएस का आएगा, और साथ ही दिसंबर महीने के कंज्यूमर सेंटिमेंट भी के आंकड़े भी वहां से आते हुए दिखेंगे। 12 दिसंबर सोमवार यहाँ पर हमारे लिहाज से नवंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा और साथ ही अक्टूबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही 2 बजे भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम के पद की शपथ लेने वाले हैं, तो ये भी एक अपडेट है। तुरंत? हाँ। जनरली तो आराम से थोड़ा टाइम लगता है ना, इतना फास्ट कैसे? कुशल कोई खास वजह? नहीं सर, मतलब हिस्टोरिकल मैंडेट है। हाँ। मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने जीतने के बाद? बोले जितना आपने नरेंद्र को वोट देकर रिकॉर्ड बनाया उससे ज्यादा भूपेंद्र को बनाइए, और भूपेंद्र को आप जिताने के लिए कोशिश करेंगे, नरेंद्र पूरा दिल जान से कोशिश करेगा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। राइट? अरमान सुना ना आपने? बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बड़े मुस्कुराते हुए बोल रहे थे एकदम, इसलिए इतनी जल्दी ताजपोशी। बिल्कुल। तो चलिए, तो इसके साथ साथ खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर ये बताया नहीं आपने। हाँ सर, हिमाचल में कब होगा? वो भी जल्दी होने वाला होगा। वो जल्दी नहीं होगा, नहीं होगा। वो जल्दी नहीं होगा, वहाँ टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय समिति की बैठक होने वाली है 3 बजे, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। साथ ही कामा होल्डिंग्स, यहाँ पर कंपनी के बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होगी। आरएसडब्ल्यूएम भी फोकस में रहेगा, क्योंकि राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर, इक्विटी शेयर जारी करने पर कमेटी की बैठक है। और साथ ही सिरका पेंट्स, ये एनएससी पर ऑलरेडी लिस्टेड है, बीएससी पर भी 12 तारीख को लिस्ट होती हुई दिखेगी। आईपीओ के लिहाज से यूनिपार्ट्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही सुला विनयार्ड्स और अबांस होल्डिंग, ये दोनों आईपीओ खुलने वाले हैं, तो यहां पर भी फोकस रखिए। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से नवंबर महीने का जापान का पीपीआई आंकड़ा और साथ ही यूके के जीडीपी आंकड़े भी आपके सामने रखे जाएंगे। और अंत में 13 दिसंबर मंगलवार पेटीएम ऑफ कोर्स फोकस में रहेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि बायबैक को लेकर यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही एक नया आईपीओ लैंडमार्क कार्स का, यह आईपीओ भी खुलने वाला है। कुल मिलाकर 552 करोड़ रुपए का यह आईपीओ। और साथ ही यूएस के लिहाज से नवंबर महीने का जो महंगाई आंकड़ा है वो भी आपके सामने 13 तारीख को आएगा।
चलिए, तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ट्रिगर्स जिन पर रखनी है आपको नजर। अब बारी आती है अरमान की, जो लेकर तैयार है खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा उसकी लिस्ट। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, टीवीएस मोटर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी की जो सिंगापुर सब्सिडरी उन्होंने एक करार किया है और ये जर्मनी में ईवी से जुड़ी तकनीकी अधिकरण के लिए जो है कंपनी ने करार किया है। अलेम्बिक फार्मा यूएस एफडीए से एक नई दवा की अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का जो उपयोग है वो त्वचा से जुड़ी बीमारियों की क्रीम है, उसका इस्तेमाल है, उसमें किया जाता है। केपीआई ग्रीन एनर्जी, जहां पे इनकी सब्सिडरी को लगभग 39 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो उन्होंने शुरू कर दिया है। आईडीबीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बीईएमएल, यहाँ पर ध्यान रखा सरकारी सूत्रों से है कि यहाँ पर जो है विनिवेश का काम चल रहा है और आईडीबीआई बैंक के ईओआई की आखिरी तारीख जनवरी तक बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बीएमएल में विनिवेश जो है FY24 में संभव है। बजाज कंज्यूमर, जहां पे वो बायबैक की डिटेल्स आती हुई दिखी है, 240 के भाव पर जो है कंपनी बायबैक करेगी। ये ओपन मार्केट के जरिए जो किया जाएगा और इस बायबैक पे जो कुल खर्च होना है वो लगभग 81 करोड़ के आसपास का होना है। एमफी का डेटा आता हुआ दिखा है, नवंबर में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इनफ्लो है वो लगभग 13,265 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं अगर नवंबर में SIP देखेंगे तो वो 13,040 से बढ़कर 13,306 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। लुपिन पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें अमेरिका में नई दवा उन्होंने लॉन्च करी है और इस दवा का उपयोग घुटने के दर्द से दूर करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें PNB लगभग 37 लाख शेयर्स, IOB लगभग 11 लाख और धानी सर्विसेज लगभग 41 लाख शेयर्स के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जिन पर आज आपको दिख रहा है भरपूर एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी हैं, राकेश जी हैं, सिमी जी हैं, किरण जी हैं, मुदित जी हैं, हिमांशु जी हैं और सेठी साहब तशरीफ ला रहे हैं, थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। ओके, येलो येलो चमकते हुए किरण जी के साथ शुरुआत की जाए। किरण जी, येलो येलो के आगे क्या बोलते हैं? वेरी येलो। हाँ, ब्यूटीफुल, ये मेरे से सीखा है उन्होंने। हाँ, येलो येलो ब्यूटीफुल फेलो हमारे किरण जी हमारे साथ है। किरण जी, ये जो इन्वेस्टर डे की जो मीट हुई थी ये तो एक्सिल टेक की हुई थी। सारा मतलब मैनेजमेंट जो खराब बोला उनका बोला, लेकिन बाकी सब भी गिर पड़े, सारे के सारे IT। मतलब ये चलते कम है, घटते ज्यादा है, क्या किया जाए इनका? अनिल जी, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। नेहा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी IT का इंडेक्स में जब देख रहा हूं तो एक ऊपर में बुल ट्रैप बन गया है। इसकी वजह से जो लॉन्ग पोजीशन है वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। उनकी अनवाइंडिंग की वजह से हमें बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता इधर से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। 29,000 28,700 ये दो लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इधर होल्ड करते हैं तो वापस अब हमें अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, जो कि 30,500 के आसपास ले जा सकती है। तो मेरा मानना है कि इतने गिरने के बाद अभी शॉर्ट पोजीशंस लेने की सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी मैच नहीं करेगा। ये तो IT को लेकर वो रिकमेंडेशन, वो व्यू है किरण जी की तरफ से। लेकिन PSU बैंकिंग स्पेस जिसने हाल फिलहाल में जबरदस्त दमखम लगाया है और हमने देखा कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी अलग अलग PSU बैंकों में निकल कर आई है, लेकिन हमने देखा है कि आज ये भी प्रेशर में आया है। इंडेक्स फिलहाल निफ्टी PSU इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। कुणाल जी, एक बार सर इंडेक्स पे पहले व्यू देंगे, फिर मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी बात करूंगी। डेफिनेटली नेहा, देखिए इस इंडेक्स में हमने वन वे रैली देखी और लगभग देखिए 3,000 से 4400 तक की यात्रा इसने बिल्कुल बिना किसी बाधा रुकावट के की है। तो अब देखिए सुस्ताने का इसका भी अधिकार है, वही आपको यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो एक मामूली सा करेक्शन आज शुरू हुआ है और हो सकता है कि इसमें ये थोड़ा और नीचे के लेवल्स देखने को मिले। आज अगर जहां अभी ये ट्रेड कर रहा है यही बंदी होती है तो इस चार्ट पर एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, जिसके बाद हो सकता है कि आपको सरकारी बैंकों में कुछ और नीचे के लेवल्स देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि कुछ तात्कालिक नरमी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पर कोई क्षति नहीं पहुंची। कि ओवरऑल ट्रेंड ठीक है, एक दिन की गिरावट से बदलता भी नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, इनमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा। पूछो कुणाल जी से। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न इतना बड़ा हो गया कुणाल जी? जी अनिल जी, कैसे?
अनिल जी देखिए, पैटर्न तो 2 ही कैंडल्स का छोटा सा पैटर्न है, नाम बड़ा है अनिल जी। अच्छा, तो आजकल अनिल जी नाम बड़े होते हैं, दर्शन छोटे होते हैं, तो वैसे ये पैटर्न है, नाम बड़ा है, पैटर्न उतना बड़ा नहीं, केवल 2 कैंडल में कंप्लीट हो जाता है। तो ये पैटर्न बना हुआ है, तो इसके बाद एक छोटी सी गिरावट बिल्कुल अपेक्षित है अनिल जी, छोटी मोटी गिरावट जरूर आएगी। छोटी मोटी गिरावट ठीक है, आपका नाम भी बड़ा है कुणाल जी, काम भी बड़ा है और आपके तो दर्शन भी बड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो बना है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, अगली बार फिर बने तब बताइएगा जरूर। तब तक आइए, जो कुछ भी बना है, बना नहीं है सॉरी, बिगड़ा है IT और वो space बिगड़ा है आईटी शेयरों को लेकर। और आईटी शेयरों को लेकर क्रेडिट स्विस जो जानी मानी दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। आइए उस रिपोर्ट में क्या खास लिखा है वो आपको सुनना और समझना चाहिए। तो कुशल है हमारे साथ तैयार उस रिपोर्ट के अंश बताने के लिए, फरमाएं। बिल्कुल सर, तो एचसीएल टेक ने तो अपनी इन्वेस्टर मीट में ये साफ कर दिया कि आगे का आउटलुक खराब है, पर आउटलुक कितना खराब है ये क्रेडिट स्विस बता रहे हैं हमें। तो क्रेडिट स्विस ने रिपोर्ट अपनी जारी की है आईटी सेक्टर को लेकर और ये मानकर चल रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी वजह से ही यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे का जो आउटलुक है वहाँ पर भी थोड़े से क्लाउड्स आते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग FY24 में 2% तक की गिरावट इनके ओवरऑल आय में आती हुई नजर आ सकती है। तो अगर ऐसी गिरावट आती है तो कंपनी की ओवरऑल ईपीएस में भी लगभग 2 से 4% की कटौती का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। बट लार्जली आपको ये भी चीज देखनी है कि यूएस में अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ती है तो लार्जली हमें पता ही है कि सभी आईटी कंपनियों का काफी अहम कंट्रीब्यूशन रहता है यूएस की तरफ से, और वहां पर अगर हालात बिगड़ते हैं या स्थिति बिगड़ती है तो डेफिनेटली आगे का ग्रोथ आउटलुक को लेकर यहां पर क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं। इनफैक्ट अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो यहां पर इसको लेकर सबसे बड़ा कंसर्न क्रेडिट स्विस अभी जारी कर रहा है, जहां पर एक साल के जो प्री कोविड औसतन वैल्यूएशन थे उसके मुकाबले अभी भी जो आईटी स्पेस की टॉप कंपनियां हैं वो 34% प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं, जबकि निफ्टी इन पर्टिकुलर अगर आप देखें तो करीबन 11% की ही प्रीमियम पर वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हाईली ओवर वैल्यूड है क्रेडिट स्विस के मुकाबले जो वैल्यूएशंस दिख रही हैं, और टॉप 4 आईटी कंपनियों में ये बड़ी गिरावट की आशंका लगा रहे हैं। अब कितनी गिरावट हो सकती है? सबसे पहले एचसीएल टेक इन्होंने हाईलाइट किया है, जहां पर मौजूदा भाव से लगभग 20% तक की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती है। साथ साथ इन्फोसिस और विप्रो के लिए ये 15% का एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं, और टीसीएस में भी जो बाजार का सबसे बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है वहां पर भी 8% की फॉल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन करेक्शन इज द मेन फोकस, जिस वजह से क्रेडिट स्विस मान रहा है कि यहां पर आईटी स्पेस में आगे भी दबाव देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन करेक्शन, यस, जो महंगे महंगे पी मल्टीपल मिलते थे इस वजह से कि कंपनियों में होगी ग्रोथ, वो है अब गायब। बराबर है, बराबर है, एकदम बराबर है सर। इतना गिरने के बाद भी महंगे लग रहे हैं। इनको अभी भी महंगा लग रहा है, टॉप से काफी करेक्ट हो चुका है, उसके कैसे बाद चलेगा काम? टीसीएस वंस अपॉन अ टाइम कितना होता था? 4000 प्लस, 4500 पे तो बाईबैक सर लेकर आए। 4500 पे तो बायबैक बाय आया था, करेक्ट। आज ले आए, पूरी पूरी कंपनी बेच दे लोग, लो जिसको चाहिए जितना चाहिए ले लीजिए बायबैक। ये बड़ा कमाल है एक्चुअली, सरप्राइजिंग है। आईटी शेयरों पे हाल बुरा है। चलिए है तो है, क्या कर सकते हैं। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हिम्मत करके तैयार है सिमी जी। हिम्मत क्या, शॉर्ट कॉल ही देना होगा, वैसे देती तो नहीं है, लेट्स सी। आइए सिमी जी के लिए बिगुल। जी सिमी जी फरमाए। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर शॉर्ट कॉल ही देना होगा क्योंकि मार्केट में वीकनेस ही है। और देखिए आईटी तो वीक ही है, आईटी में तो कहना ही नहीं है, सारे आईटी वीक है, सुबह से ही गिर रहा है। अभी मैं रियल एस्टेट में एक मेजर है जिसको मैं सेल करने का सलाह दे रही हूँ। रियल एस्टेट मेजर डीएलएफ चार्ट में देखिए 400 का लेवल तोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए। 398 के आसपास है फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे ही सेल करके चलना चाहिए। 405 का स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट होगा 394, दूसरा होगा 391 और तीसरा होगा 389। तो पूरा जो राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन है एकदम छोटा चार्ट में, एक वीकली चार्ट में, तो वही राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन उसका जो जहाँ पे नेकलाइन है वो टेस्ट करेगा ऐसा लगता है। तो यहाँ से सेल करके चलने का सलाह होगा 389 का टारगेट के लिए। डीएलएफ को सेल करके चलने का सलाह होगा 405 का स्टॉप लॉस के साथ। से डीएलएफ सेल करके चलने की सलाह है, और 3 टारगेट्स हैं। इवेंचुअली 389 तक का लेवल होगा, उससे पहले आपको 394 और फिर 391 का भी लेवल यहाँ मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी में 405 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। आइए वक्त हुआ है राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर का।
सर बताइए। नेहा जी, हमारा सेल कॉल है टाटा पावर के ऊपर। इसके अंदर देखें तो स्टॉक पिछले 10 डेज के लोस को क्रैक कर रहा है, 10 दिन के लोस को एक सिंगल डे में क्रैक कर रहा है। इससे पहले नैरो रेंज में स्टॉक घूम रहा था, एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है और एक बड़ी रेड ब्लैक कैंडल बन रही है। ओवर टू यू कुणाल जी। देखिए नेहा, लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब बाजार में तेजी थी उस समय भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया और काफी समय से एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा था और अब इसमें एक मेजर सपोर्ट भंग होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो हमारी शॉर्ट करने की राय है इन स्तरों पर 226 रुपए पर 226 पर स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 214 रुपए का। इवेंचुअली ये स्टॉक 204 रुपए तक नीचे आना चाहिए। तो 214 और 209 रुपए के दो टारगेट्स के लिए शॉर्ट करने की राय है टाटा पावर। 214 209 टाटा पावर शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है। पहला डाउनवर्ड टारगेट 214 एंड इवेंचुअली 204। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाला मुदित। बताइए मुदित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नेहा जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट कॉल ही बनाने की सलाह है, बेच के चलना है। टाटा स्टील जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका सपोर्ट इस काउंटर में टूटता हुआ नजर आ रहा है। चार्टिकली यहाँ से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। पहला टारगेट बनेगा 107 रुपए का। सीएमपी अभी 110 रुपए 50 पैसे है, ये स्पॉट के लेवल है। पहला टारगेट 107 का रहेगा। 107 भी होल्ड नहीं होते तो 105 तक की करेक्शन टाटा स्टील में नजर आती है। स्टॉप लॉस रहेगा 112 का। स्टॉक में रिसेंटली हाई बना था, प्रीवियस स्विंग हाई को स्टॉक ने ब्रेक किया, वहां पर स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। जिस तरह के चार्ट्स बने करेक्शन दिखाएगा। 105 तक की डाउन साइड के लिए टाटा स्टील को यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 112 का। गिरा नहीं, मार्केट के तैयार हैं। सबसे पहले आईटी, फिर पीछे पीछे मेटल और बाद में जो आपकी मर्जी हो वो बेचो। थर्ड में आपकी इच्छा पे। पहले ये दोनों जगह इन्होंने ले रखी है गिरने के मामले में। बोला हमारे से पहले कोई गिरेगा तो देख लेना, वैसा हाल है। आइए किरण जी तैयार है, देखते हैं किरण जी क्या लेकर आए हैं गिराने के लिए। लोग तो देंगे नहीं, ऐसा तो अंदाज हम लगा ही सकते हैं। किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। फरमाएं किरण जी। देखिए, आपने जो लेवल कहा था निफ्टी का वो क्लियरली तोड़ दिया है, तो मंदी के ही सौदे आने चाहिए। तो मेरा भी सेल कॉल ही है। एसआरएफ बेचने की सलाह। हेलो एक मिनट किरण जी, आपके चार्ट पे आ रहा तो दे दो, मेरे ऊपर मत डालो, मेरे लेवल तोड़ा है। मैं ये बोल रहा था अनिल जी कि आपका निफ्टी का लेवल जो इम्पोर्टेंट था 18,500, इसके नीचे आते ही बहुत सेल कॉल नजर आएंगे। अभी जो बेचना है अनिल जी जी, अभी जो बेचना है वो है एसआरएफ। पिछले लगभग 6-7 दिनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड था उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल से बेचना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 2375 का रहेगा फ्यूचर्स का, और टारगेट्स के लिए 2310, 2300 ये पहले टारगेट्स रहेंगे, जो कि कल तक देखने को मिल जाने चाहिए, यानी सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो 22, 45, 50 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस मामले में तो मैं आपके साथ हूँ। एसआरएफ तो वाकई में कमजोर दिख ही रहा है, और जिस तरह से सेकंड हाफ में कमजोरी बनी है मजबूत होने के बाद में, एक्चुअली है ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग वहाँ ज़्यादा हो रही है जहाँ लॉन्ग पोजीशन बनी। आज आप देखो सरकारी बैंकों का इंडेक्स 2% पहले गिर गया, अब और गया। केमिकल स्टॉक सारे भागे हुए थे, इसलिए एसआरएफ गिरने के लिए परफेक्ट ढूंढा है किरण जी। तो ये इसी वजह से एसआरएफ भी कमजोर हो रहा है। एसआरएफ का एक बार जरा स्टॉप लॉस बताएं सर। 2365 पकड़ के चलिए, 2370 पकड़ लीजिए, 2370, 2370 पकड़ लिया। ओके। ये महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, पकड़ लिए। मतलब यही अगर हमारे कुणाल जी बोलेंगे तो बोलेंगे दिल्ली से, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। है तो वो भी स्टॉप लॉस ही लगा रहे हैं दोनों ही, तो हर जगह ऐसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो चलिए एसआरएफ यहाँ पर बिकवाली करने की राय आती हुई दिख रही है। हिमांशु जी भी आगे। हिमांशु जी कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून अनिल जी, बहुत बढ़िया। तेजी के बाद मंदी की तरफ हृदय परिवर्तन हो रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार है? अनिल जी सच बताऊं तो मुझे अभी भी निफ्टी जो है ना वो यहाँ पर सेल करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो
सिर्फ उसी वजह से सेल के जो हॉर्सेस हैं वो रुके हुए हैं। आज तो क्योंकि आशीष जी मेरा है भी मन नहीं शो पे। तो चलिए इंतजार करें, एकदम से चार्ट्स में रिवर्सल आ भी रहे हैं थोड़े थोड़े, तो सुबह चार्ट्स में काफ़ी मजबूती के संकेत आ रहे थे, जिस तरह से मजबूत खुले। सबसे बड़ी बात, स्टॉक्स मजबूत हो रहे थे। लेकिन आज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये नेहा कि बिना किसी वजह के हम गिर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा कोई कारण नहीं है आपके पास जिसकी वजह से आप गिरे। और ऐसे गिरना। हाँ, क्योंकि आपके डाउ फ्यूचर्स ठीक है, कोई ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि रुपया बहुत गिर गया हो, कि ऐसा मतलब रुपया भी होल्ड आउट। हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं है। इसका मतलब ये सीरियस प्रॉफिट बुकिंग है जो एफआईज की तरफ से पिछले हफ्ते भर से आप देख रहे हैं। थोड़े थोड़े आज दबा के बेचा है, दिल खोल के बेचा है, पोर्टफोलियो निकाल के बेचा है ऐसा। तो आइए चले बढ़ते आगे। लेकिन ये तो हुई बात बेचने की, लेकिन एक और स्पेस सरकारी कंपनी की जिस पर आपको रखनी चाहिए नजर, क्योंकि सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि विनिवेश को लेकर काफी कुछ जानकारी आज सामने आती हुई दिखी है। बता दूं आपको, ये सरकारी सूत्रों के माध्यम से आई है, ये सारी की सारी जानकारी लगभग सब जगह मीडिया में आज है। ऑफिशियल नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन विनिवेश को लेकर सरकार के क्या इरादे हैं, किन किन कंपनियों पर किस लेवल तक बात पहुंची है, इसकी सारी डिटेल्स एक बार आप जान लें। क्योंकि विनिवेश से जुड़े सरकारी कंपनी के शेयर लगभग सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होते ही हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक बार अपडेट करवा दिया जाए। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताएं। बिल्कुल, काफी ज्यादा जानकारी है। जो टारगेट FY23 का 65,000 करोड़ का, तो अभी तक उन्होंने 62,000 करोड़ जुटा लिए हैं। हो गया? हाँ, तो 3,000 करोड़ का बेचना है बस। हाँ, उसमें से डिविडेंड है 34,000 करोड़ के डिविडेंड आ गए। तो ये, और उन्होंने काफी ज्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे भी चीजें आई है सामने। पहले उन्होंने कहा कि BSE CPSE की जो ग्रोथ है वो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले देखे तो 2 गुना है। जो CPSE का मार्केट कैप है वो करीबन 22 लाख करोड़ का है, जिसमें से सरकार के पास 12 लाख करोड़ का है। रिटर्न ऑफ एसेट पे उन्होंने कहा है कि ये CPSE का फोकस उसके इम्प्रूवमेंट पर है। जो नॉन कोर एसेट्स है, जहाँ पे जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग कंपनीज में, उन्हें वो हाइव ऑफ कर देंगे जैसे उन्हें जरूरत लगती है वैसे। मर्जर्स और एक्विजिशन में समय लगता है, ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया है। और कंपनी स्पेसिफिक भी उन्होंने काफी ज्यादा जानकारी दी है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक पे उनकी तरफ से ये आया है कि OFS पे काम चल रहा है, स्टेक डाइल्यूशन भी यहाँ पर हो सकता है। RINL का जो विनिवेश है उस पर भी काम चल रहा है, इन प्रोसेस है यहाँ पर भी। IDBI बैंक का जो EOI है उसकी जो अंतिम तारीख थी वो दिसंबर 16 थी, उसे बढ़ा दिया गया है, वो बढ़ा सकते हैं अगले महीने तक। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आई थी वहां से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कॉनकोर का जो EOI है वो अगले महीने मांगा जा सकता है, तो यहाँ नजर रखनी होगी। SCI और BEML के विनिवेश पे उन्होंने कहा कि FY24 मतलब अगले साल ये संभव हो सकता है। इस साल केवल OFS ही हो पाएंगे, कोई विनिवेश नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि FY23 का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा OFS के थ्रू। ओके, OFS के थ्रू वित्त वर्ष 2023 यानी कि मार्च 2023 तक तो टारगेट पूरा हो जाएगा। 65 के सामने 72 तो कर दिया है। हाँ। दिवाली 2023 तक का टारगेट क्या रखा है विनिवेश का? क्या हुआ सर, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। गलत सवाल पूछिए। नेहा, आप क्यों हंसी? नेहा बताएंगी। क्योंकि आज आपने सुबह में ही जिक्र किया था क्या कि आगे की दिवाली में छुट्टी प्लानिंग कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर ना नूपुर से सीखेंगे कि एक साल आगे की छुट्टी की प्लानिंग कैसे की जाए। जी नूपुर बताइए, इस पर लिंक कीजिए। तो भाइयों, जिनको पता नहीं उनकी जानकारी के बताऊं, निपुण ने ट्वीट करके बताया कि अगले साल दिवाली संडे को आ रही है, इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ा है। मंडे को भी मार्केट खुले? हाँ सर, इस बार ही तो खुले थे दिवाली के नेक्स्ट डे। पहले छुट्टियां होती थी। छुट्टी होती थी सर, उसमें प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी है। अब जैसे हमें राजस्थान जाना है, हाँ, तो दिवाली के दिन अगले दिन छुट्टी नहीं होती, तो सब उस दिन छुट्टी लेते हैं। तो अगर मैंने आज नहीं लीव अप्लाई की तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। करेक्ट ना? तो एक साल पहले तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। अच्छा, उस दिवाली के पहले भी और भी बहुत कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल बजट भी होगा, बाकी सब चीजें उनकी सबकी होगी प्लानिंग में से। मतलब करेंगे, अभी टाइम है काफी, बजट में काफी टाइम है। ओके। कुणाल जी, अगर आपकी मतलब क्या वो सहयोगी मंडली में अगर नुपुन को रख दिया जाए तो? यानी जी
अनिल जी देखिए, नुपुर बहुत आगे जाएंगी, उसकी दो वजह है अनिल जी। देखिए, जो प्लानिंग आप उनको करने को कह रहे हैं, उसके लिए तो आप हैं ही अनिल जी। तो बजट की और सारी चीजों की प्लानिंग तो आप करेंगे ही, तो उसमें नुपुर की कोई, तो इसलिए नुपुर उसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगा रही है। और दूसरी बात अनिल जी ये है कि इनमें सारे गुण हैं अनिल जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अनिल जी इसी तरह सोचता है कि अगले साल क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने 2024 की दीपावली का भी बंदोबस्त किया होगा अनिल जी, पक्का। बताइए। नहीं, इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी नहीं है। नहीं, अभी गुण और डेवलप होने बाकी है, इतने ज्यादा नहीं है। जय हो, धन्य हो नुपुर जी। ओह, मैं धन्य हूँ आपको टीम में रखकर। 1 साल आगे की छुट्टी की प्लानिंग, मतलब मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरी तो टिकट ही है ना, जब भी जाना हो तो मुश्किल से 4-6 हफ्ते पहले, ज़्यादा 2 महीने पहले रहेंगे। वाह गजब, वेरी गुड, सो फोरसाइट। वाह गजब, वेरी गुड, सो फोरसाइटेड अबाउट लीव्स। अच्छा, हाँ जी बोलिए। मैं कहती हूँ ऑटो स्पेस पे फोकस कर ले, कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। यहाँ पर सर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्स सब दिन के निचले स्तर पर है। 1.5 से 2.5% तक का करेक्शन आ गया है। मैं सोच रही थी एक बार हिमांशु जी से उनका एक चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी, अशोक लेलैंड सर देखेंगे जरा, बताएंगे यहाँ पर जिस तरह का क्रैक है, अब आप चार्ट पे आपकी क्या रीडिंग होगी? नेहा जी एक बिगुल बजवा दीजिए, फिर रीडिंग दे देते हैं इस पर। चलिए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल बजा दिया जाए। बताइए हिमांशु जी। देखिए, बिकवाली करके चलना है अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में, जो कि करंट लेवल लगभग 144 के आसपास हैं। यहाँ पर 146 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और लोअर एंड पर मुझे लगता है 140-138 रुपए के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी के जरिए ट्रेड लेना चाहें तो 140 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे, जो कि 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 1 रुपए 70 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, 3 रुपए 70 पैसे और 4 रुपए का टारगेट 140 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकता है। नेहा जी, ये अगर मैं अशोक लेलैंड का चार्ट सेटअप डिस्कस करूं तो अपने आप में ही ये एक ऐसा सेक्टर है, चाहे आप टाटा मोटर्स देखें, अशोक लेलैंड देखें या फिर मारुति देखें, बाजार की तेजी में ये फिलहाल किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन से पहले ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। सभी स्टॉक्स, सभी मेजर स्टॉक्स जो मैंने जिनका नाम लिया, अशोक लेलैंड एक साइडवेज कंसोलिडेशन में काफी दिनों से टाइम स्पेंड कर रहा था, और आज वहां पर एक ब्रेकडाउन का साइन है, और मुझे लगता है स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लगभग 138 रुपए के आसपास प्लेस्ड है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से करीब 5 से 6 रुपए की गिरावट अशोक लेलैंड में और देखने को मिल सकती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट करने से पहले। ओके, तो अशोक लेलैंड यहाँ पर गिरावट की संभावना है और बिकवाली करने की राय। थोड़ा सा बीच में अशोक लेलैंड की बात करते करते हिमांशु जी के मुंह से अंबुजा भी निकला था, तो अंबुजा के चार्ट भी खराब हो रहे हैं या अंबुजा के खाली आप देख रहे थे इसलिए मुंह से निकल गया? बता दो पहले से, अगर हो रहा है खराब तो। नहीं अनिल जी, अभी तो कोई ऐसा खराब नहीं हो रहा, मुंह से निकल गया बस। हाँ, मुंह से निकला ना, ठीक है, फिर ठीक है। हमें सोचना पड़ता है ना, पता चला कि 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद अंबुजा पे भी शॉर्ट कॉल आ रहा है हिमांशु जी का, चार्ट खराब हो रहा है। वैसे हुआ तो है थोड़ा, लग तो रहा है। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो वाह, सेठी साहब भी आज बड़े जच रहे हैं, चमक रहे हैं एकदम। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो बधाई स्वीकार करें, सुप्रजीत इंजीनियरिंग आपका कल वाला स्टॉक 335 वाला 355 तक दौड़ लगाता हुआ दिखा है, वो भी ऐसे खराब बाजार में बढ़ना बड़ी बात है। अच्छे बाजार में तो सब बढ़ जाते हैं, खराब में बढ़ के दिखाया उसका तो बात ही अलग है। तो सर बहुत बहुत बधाई। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। बिल्कुल, थैंक यू अनिल जी फॉर रिमेम्बरिंग दिस। कल मैंने इसी समय सुप्रजीत इंजीनियरिंग रेकमेंड किया था, 335-36 के लेवल थे, और आज इतने खराब बाजार, निफ्टी 180 पॉइंट नीचे है, इस बाजार में भी इस स्टॉक ने अपने टारगेट सीट किया और अभी भी 352-53 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक और कल वाला जो दूसरा स्टॉक था वो तो एडोर वेल्डिंग, वो तो बोलते बोलते ही टारगेट आ गए थे, हालांकि वो आज थोड़ा नीचे है, बट अभी भी जो रिकमेंडेड लेवल्स है उसके ऊपर ही है, और मुझे लगता है जो कल मिस कर गए उनको करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को भी खरीदना चाहिए। ओके, बढ़िया है। कल 875 पहुंच ही गया था बात करते करते, और अगर आज वापस से नीचे मिले, खराब मार्केट में मूड माहौल खराब है तो फिर से खरीदें। आइए बताएं सेठी साहब आज की पहली पिक।
अनिल जी, जो आज का स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है और मुझे लगता है आज का बाजार बहुत ही अच्छा बाजार है कैश मार्केट के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो आज मेरे रडार पे आया है एक स्टॉक जो मैं आज पहली बार रिकमेंड करूंगा, नई लिस्टिंग है ई मुद्रा, जो अभी 308 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू करने का काम करती है और इसको भारत की आईटी मिनिस्ट्री से ये लाइसेंस मिला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसका 40% मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होते हैं ये काम आते हैं, जैसे अपन जो आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं या आरओसी में फाइलिंग करते हैं, फिर टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बैंकिंग है, फॉरेन ट्रेड है, इन सब सेगमेंट में ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स काम आती है। बाकी ये कंपनी 20 से ज़्यादा पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स इनको कैटर करती है और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कैटर करती है। अभी तक इन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स थ्रू इट्स 90,000 इसके चैनल पार्टनर है भारत में, उनके थ्रू इन्होंने इशू करे हैं, प्लस 550 ग्लोबल पार्टनर्स भी है। और ये एक भारत की इकलौती कंपनी है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड और ट्रस्टेड है बाय ऑल द रिनाउंड ब्राउजर्स और कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मोजिला, एप्पल, एडोब, ये सब इसको ट्रस्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह की कंपनी है, दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 16 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल इस तिमाही में सिर्फ 10 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये सेक्टर भी हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है भारत में, ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, फिर आपके अच्छा खासा एफआईएस डीआईएस का निवेश है इसमें, और कई सारे नए फंड्स जैसे जिनका नाम आमतौर पे नहीं आता, हॉर्नबिल फंड है एक, वो भी इसमें हिस्सेदारी रखता है, बैरिंग है, फिर निप्पॉन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल, ये सब इसमें स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूँ। अपने हाइज इसके 400 के आसपास के हाइज से वहां से करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 325 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ई मुद्रा पे है फोकस और सर को लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई इस स्टॉक में दिख रही है। चलिए अब वक्त हो गया है अनिल सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर एक बार आपको इंटरनेशनल मार्केट बता दूं, डाउ फ्यूचर्स होल्ड आउट कर रहा है, यहाँ पर मतलब फ्लैट ही है सर, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अपने आप को हरे निशान में टिकाए हुए। नैस्डैक फ्यूचर्स 30-35 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। यूरोपियन मार्केट्स हैं सर, सुस्ती का ही माहौल, एक छोटे दायरे में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास आपके लिए अच्छा बोलने के लिए कुछ है नहीं, स्पेशली निफ्टी पे 18,600 के नीचे आना निफ्टी का गलत हो गया और 18,500 के नीचे आना गुनाह हो गया, क्योंकि अब देखो आप, हम बज गए 2:35 और कोई चांस अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा क्या 18,500 के ऊपर बंद होने का मन है इनका। हर मिनट के साथ मतलब कमजोरी की तरफ ही रुझान है, कहीं से कोई साइजेबल रिकवरी आ नहीं रही। मिड सेशन के बाद ये गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ग्लोबल मार्केट से कोई ऐसी पैनिक या बिकवाली के संकेत नहीं है। डाउ फ्यूचर 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई पैनिक वाली बात ही नहीं है। उसके बावजूद मतलब हमारे बाजार लगातार प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। सो पहली चीज़ तो है कि 18,500 ऊपर बंद होना ज़रूरी है। जब तक अगर 18,500 के नीचे आप है तो 100% आपकी पोजीशन जो भी लॉन्ग बनी हुई है निफ्टी पर, वो आपको कम करके जानी चाहिए। ये बहुत क्लियर कट साफ मैं बता रहा हूँ। ये ठीक उसी तरह से बता रहा हूँ, जब मंगलवार को आपने जब मैं छुट्टी से आया पहले दिन आपने मुझे पूछा, मैंने आपको एक ही कहा, जो लोग BTST कर रहे हैं 18,700 के नीचे आज बंद हो रहा है, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करनी चाहिए। करेक्ट 18,500 के नीचे बंद हो तो आपकी पोजीशन है वो आपको कम करनी चाहिए। आज अगर बंद होता है 18,500 के नीचे तो आपको कम करना चाहिए। 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं कि आखिर के 1 घंटे में क्या कुछ होता है, वो एक अलग बात है। बट ब्रॉडली अगर 18,500 के ठीक ठाक नीचे बंद हो जाता है तो आपको क्लियर कट वीकली क्लोजिंग कमज़ोर होने के संकेत देगा। 2 हफ्तों तक 18,500 के ऊपर बंद होने के बाद अगर वहाँ नीचे जाते हैं, हो सकता है कभी कभी वो फॉल्स ब्रेकडाउन भी दे और वापस से ऊपर आ जाए कर जाए। डिसिप्लिन आपको रखना जरूरी है। अब आपके ऊपर है कि आप पहली क्लोजिंग पे ही बेच देते हैं या कुछ लोग 2 या 3 देखना चाहते हैं। 2 या 3 में हो सकता है थोड़ा और नीचे भी देखने को मिल जाए और अगर आपकी किस्मत अच्छी तो रिकवरी भी हो जाए। तो वो रिस्क तो आप हमेशा मार्केट में लेके चलते हैं, बट डिसिप्लिन के तौर पर देखें तो 18,500 के नीचे बंद होना ठीक नहीं है। ये पहली बात। अब बचे हुए 1 घंटे की बता दूँ जी। पहली चीज़ तो ये कि अगर 18,500 के आसपास आता है तो थोड़ा सा हल्का करना चाहिए। 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स पुट में है, तो ये पुट राइटर्स ही आपके ऑलरेडी रिस्क पर है। नेहा, आज सुबह मैंने आशु जी को याद करते हुए आपको एक बात बोली थी, अगर याद हो तो,
आशु जी होते तो ये जरूर कहते हैं कि 13.5 के आसपास का जो विक्स है 5% घटा हुआ, यहाँ पे ऑप्शन बेचने की जरूरत ना करें। हाँ, करेक्ट। अब ऑप्शन बेचने में जाहिर सी बात है, मजबूती के बाजार में लोग पुट ऑप्शन ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं। घट के क्या घट जाएगा, सही बात है। 18,650 पे है, आ गया तो भी 100-150 नीचे हो जाएगा, 18,500 के नीचे तो क्या ही जाएगा। सब सोचते हैं, हम भी सोचते थे और गलत नहीं सोचते हैं। तो जब विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो, तब आपके लिए पुट बेचने में वो प्रीमियम, वो कमाई मिलती नहीं जो मिलनी चाहिए। आज देखो पुट राइटर्स आज फंस गए, करेक्ट। सिमिलरली बैंक निफ्टी आपका 43,850 जाकर आया है। अगर आपने 43,500 का भी पुट बेचा है तब भी आप रिस्क पे आ गया। देखो 43,300 375 की रेंज में बैंक निफ्टी, अब ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन आया है बैंक निफ्टी का। करेक्ट। और इसके नीचे जो मजबूत बाय जोन है वो 43,000 के आसपास का बनता है, 42,950 43,100 का है। अब नेक्स्ट लेवल वो तो खैर रॉक बॉटम सपोर्ट है। हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ की जा सकती है बैंक निफ्टी में। पहले मैं निफ्टी निपटा दूँ। तो पहली चीज़ है 18,500 के ऊपर निकल कर आप टिकते हैं तो ही मजबूती का या कम गिरावट का या थोड़ा राहत का संकेत है। लेकिन जो चीज़ साफ दिख रही है निफ्टी में अभी, अब आपके लिए 18,600 18,650 पार करना बहुत मुश्किल होगा। तो 18,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, 1,57,00,000 शेयरों का भारी भरकम शॉर्ट वहाँ पर खड़े हैं। इसलिए मान कर चलें 18,600 आपको जल्दी में नहीं मिलेगा। 18,500 18,525 के आसपास आए, वहाँ पर भी आज आप थोड़ा हल्का होने की कोशिश एक बार कर सकते हैं। ठीक है। पोजिशनल व्यू है 18,500 के ऊपर बंद है तो आप होल्ड करिए, 18,500 के नीचे बंद हो रहा है थोड़ा कम कर लीजिए। बैंक निफ्टी एकदम आपका BTST कॉल है। अच्छा। बैंक निफ्टी आज कल के लिए एक दिन का, तो 43,300 के नीचे बंद होता है तो आपको कम करके जाना है। 43,300 यहाँ से 80 पॉइंट नीचे, 43,380 चल रहा है, करेक्ट। जो पोजिशनल रखते हैं 11 दिनों से बैंक निफ्टी आपका 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है, करेक्ट। तो अगर आपका पोजिशनल 2 हफ्तों का व्यू है तो अभी भी आप सेफ हैं। 43,000 के नीचे बंद होने के कोई दूर दूर तक चांस नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और खरीदने का मन ही है कि बहुत गिर गया, मैं तो खरीदता हूँ ऐसे गिरने में तेजी के मार्केट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी खरीदना है। 43,300 375 जहाँ यहाँ है वहीं पर आप 50 25 75 100 पॉइंट जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। ज़्यादा लंबा मत लगाना, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा लगे तो या तो फिर 43,000 के आसपास फिर खरीदने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट वहाँ पे आएगा 42,950 से 43,100। या तो आप आराम से वेट करें वहाँ खरीदें कि भाई निफ्टी अगर इतना ख़राब है तो बैंक निफ्टी आज नहीं तो मंडे मिल जाएगा, और आपको एग्रेसिव है नहीं मेरा तो मन ही है लेने का, तो यहाँ ले लीजिए 43,250 का स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रखिए, ज़्यादा मत रखिए। ठीक है। और वापस 500 के आसपास आए 600 के आसपास आए तो थैंक यू कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी डर नहीं है, दिक्कत नहीं है। निफ्टी में है, अब यही बात है कि बार बार रहना बैंक निफ्टी ले आता है ऊपर निफ्टी को, इस बार भी लाएगा कि नहीं लाएगा, क्योंकि निफ्टी तो खराबी के संकेत दे रहा है और बैंक निफ्टी कहीं कोई खराबी के संकेत नहीं दे रहा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है सर, एक चेक मेटल स्पेस का ले ले, खासतौर से हिंडाल्को सर बहुत तेजी से क्रैक किया नीचे। सिमी मैम आप एक बार हिंडाल्को का चार्ट देखेंगी, बताएंगी अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है? नेहा, मुझे लगता है कि और थोड़ा सा डाउनसाइड पॉसिबल है इसमें, क्योंकि बहुत ही बड़ा सेल ऑफ इसमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं और करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 464 के अभी आसपास अभी है, तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो 461 के आसपास है। 461 अगर टूट गया तो फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो 461 तक का इंतजार करना चाहिए। 461 460 60 ये डिसाइसिवली ब्रीच होगा तो 454 455 तक भी स्टॉक जा सकता है। अभी तक कोई रिकवरी का सिग्नल नहीं आया है। तो ये है आपके लिए राय हिंडाल्को पर आती हुई। आइए एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में, और सेठी साहब से उस पर राय ली जाए। पेटीएम करो। सेठी साहब खुला मजबूत 544 पर, उसके बाद गिरते पड़ते 530 के नीचे भी आया। आज का लो 527 रुपये कुछ पैसे का, लेकिन यू शेप रिकवरी बनी है। वापस नीचे से घूमकर डे हाई फिर से बनाया 548 का, और ऊपर मजबूती से ट्रेड कर रहा है। लेंगे देंगे या कुछ नहीं करेंगे? अनिल जी, वैसे मैं तो कुछ नहीं करूंगा, बट जिन्होंने लिया हुआ है उनको अभी थोड़ा करना चाहिए। मैंने सलाह लेंगे, सलाह देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जी अनिल जी, सलाह तो जितनी लेनी थी, आज सुबह मैं आ रहा था ऑफिस घर से, तो गाड़ी में मैंने आपको सुना
कि आपने बहुत ही बखूबी इसके जो बाईबैक के पीछे के जो कारण है वो समझाए जी। और कमाल का आपने अपना लॉजिक दिया। मुझे लगता है अनिल जी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे जिन्होंने लिया हुआ उनको अभी हाल फिलहाल बने रहना चाहिए, बिकॉज एक तो बहुत पिटा हुआ स्टॉक है और ये जो खबरें आई है कि जो ये बाईबैक का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो अगर इनको अपने प्राइस को सपोर्ट करना है तो मुझे लगता है बाईबैक थोड़े अच्छे प्रीमियम पे होना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से और टेंडर रूट के जरिए आना चाहिए। अगर वाकई में वो शेयर होल्डर का ध्यान रखना चाहते हैं या लगता है उनको कि उनका स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है, तो मुझे लगता है जब तक वो इवेंट नहीं होता तब तक इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ से थोड़े और अपसाइड मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। ओके, तो थोड़ी और अपसाइड बन सकती है। फिलहाल है तो होल्ड करें, हड़बड़ी न करें बेचने की। है और होल्ड भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब नुकसान में तो है ही है, लेकिन थोड़ा अगर रिकवरी हो जाए तो आपके लिए होगा अच्छा। आइए, एक और स्पेस है जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर और वो होगा अगले हफ्ते। 3 IPO अगले हफ्ते खुलने को तैयार है, तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन भरपूर है। एक बार जरा IPO की डिटेल समझ लीजिए, किन किन कंपनियों के IPO आ रहे हैं, क्या साइज है, क्या प्राइस बैंड है। अरमान हमारे साथ है बताने के लिए। अरमान बताइए। जी सर, अगले हफ्ते कुल मिला के 3 IPO आने वाले हैं। सुला वाइनयार्ड, एबेंस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्स हैं, इन तीनों के IPO खुलने वाले हैं। अब इन सभी IPO को सब मिला के अगर आप देखेंगे तो 1860 करोड़ रुपए हैं जो जुटाने वाले हैं। उसमें से OFS मोस्टली जो है, अगर आप देखेंगे OFS का हिस्सा तो कंपैरेटिवली कम है, 253 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू लगभग आप देखोगे 1600 करोड़ का है। अब किन किन कंपनियों का कितना OFS है, फ्रेश इशू है, वो टेबल जस्ट अभी आपके सामने भी आ जाएगी। सुला वाइनयार्ड का अगर आप बात करेंगे, उनका पूरा का पूरा OFS है 960 करोड़ का। एबेंस होल्डिंग जहां पर 243 करोड़ का उनका OFS है और अगर 103 करोड़ का फ्रेश इशू है। और लैंडमार्क कार्ड्स की बात करेंगे तो उनका 402 करोड़ का OFS है और 150 जो है वो फ्रेश इशू है। अब हर एक कंपनी के बारे में बात करें तो सुला वाइनयार्ड जो अगर ये कंपनी देखेंगे 2003 में इनकी शुरुआत हुई थी और नासिक क्षेत्र में जो स्थित है कंपनी, उसी के साथ साथ ये भारत में सबसे बड़ी जो वाइन्स की उत्पादक है। और अगर इनका ओवरऑल मार्केट साइज देखा जाए डोमेस्टिक में तो कम से कम 52% का जो है इनका मार्केट शेयर है। और कंपनी 4 कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, एलाइट, प्रीमियम, इकोनॉमी और पॉपुलर। उसके बाद एबेंस होल्डिंग की अगर बात करें तो ये कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी। अब कंपनी ने शुरुआत तो कमोडिटी ट्रेडिंग के साथ करी थी, उसके साथ डाइवर्सिफाइड अब बिजनेस कर दिया है जिसमें ट्रेडिंग, ब्रोकिंग, गोल्ड फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, NBFC ये सारे कारोबार हैं। और अंत में आप बात करें लैंडमार्क कार्स की, जो 1998 में जिनकी शुरुआत हुई थी, वो भारत में प्रीमियम कैटेगरी की अगर आप बात करें, वहाँ पे मोटर व्हीकल्स जो है उनको रिटेल की जो है उनकी बिक्री करते हैं, जिसमें मर्सिडीज बेंज ले लीजिए, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन और रेनॉल्ट जैसे ब्रांड्स की उनके पास डीलरशिप है। और उसी के साथ साथ नई वाहन की बिक्री के साथ साथ जो पुरानी वाहन है उनका आफ्टर सेल सर्विस भी करते हैं और प्री ओन्ड पैसेंजर्स वाहन जो है उनकी बिक्री भी करते हैं। तो ओवरऑल अगले हफ्ते की अगर अभी तक अपडेट देखें तो 3 IPO आने वाले। तो ये 3 IPO आने वाले हैं और इन तीनों IPO के टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे बात और मुलाकात अगले हफ्ते। और साथ ही आपके लिए होगा पूरा का पूरा विश्लेषण भी। वीकेंड पे मुझे काम करना है जी सर। मंडे खुल रहे हैं कोई IPO? सर मंडे 2 IPO खुल रहे हैं। हाँ? यस सर। 2 IPO की पढ़ाई करनी है? जी सर। यार एक दिन में एक ही खोला करो यार। यस सर, मैंने भी बहुत काम करना पड़ता है। बोला था मैम से। अच्छा, मुझे पहले पता भी नहीं था कि मंडे को 2 खुले, नहीं तो मैं सैटरडे संडे के बहुत सारे कार्यक्रम वो नहीं लेता ना कि भाई ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और सबसे पहले से फिक्स है तो क्या करें, मतलब सैटरडे संडे आराम नहीं है। हमारी उस बारे में बात भी हुई थी। क्या? वो IPO के बारे में, हाँ। जिसके बारे में डिटेल हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे। तो क्या करें, ठीक है भाई, पढ़ेंगे और क्या है। मंडे का आपको दोनों ही IPO पर हम देंगे राय, मैनेजमेंट से बात भी करेंगे, बताएंगे। मंडे सुला खुल रहा है एक तो सर, दोनों और एबेंस भी खुल रहा है और सुला भी खुल रहा है। लैंडमार्क ट्यूसडे को खुलेगा। जी सर। मतलब ऐसा भी नहीं कि दूसरा 3-4 दिन बाद खुल रहा हो तो थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अब पढ़ना बहुत पड़ता है IPO में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो लंबा एकदम सब सारे पढ़ो। तो क्या होता है कि लिस्टेड कंपनी होती है, 2-4 बार इंटरव्यू कर लिया, 2-4 रिजल्ट आ गए तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कंपनी कैसी है, क्या है क्या नहीं। IPO में बड़ा वो लेंस लगा के पढ़ना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रिकमेंड करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है ना, इसलिए चलिए भाई पढ़ेंगे। आइए, सेठी साहब हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब ने कहा है कि ई मुद्रा ये है वो स्टॉक जहाँ पर आप करें खरीदारी। और सेठी साहब एक ही पिक देके चुप हो गए क्योंकि आज बोलो उन्होंने सोचा 3:30 बजे तक तो मैं हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आराम से दे दूंगा। सेठी साहब आराम खत्म हुआ, बताएं सर दूसरी पिक। नहीं अनिल जी, आराम मैंने चॉइस से नहीं किया, आपने मुझे आराम करने अरे मतलब एक मिनट बांग्लादेश में वनडे सीरीज चल रही, पता है आपको? हाँ पता है, 2-0 से हार गई इंडिया। हार के पता है। सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं खेल रहे?
चाहिए, रेस्ट करने दिया गया उनका। किसने? खेल तो अच्छे ही रहे, खेल तो अच्छे ही रहे, किसी ने रेस्ट करने को दिया? बीसीसीआई ने दिया। आपकी भी पिक कल की सुप्रजीत चल गई, अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी आपको नहीं दिया रेस्ट। किसने दिया? स्वयं हम। अरे आप तो सूर्य कुमार यादव है सर, बताइए। अनिल जी, जो आज की दूसरी पिक है, अब तो बाजार में भी एक अच्छी खासी निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी हो गई और मुझे लगता है आपकी जो एक आपका एप्रीहेंशन है कि आज 18,500 के ऊपर बंद होना चाहिए, मुझे लगता है वैसा होता दिख रहा है, होना चाहिए बाजार। अभी पूरा घंटा बचा है। अनिल जी, जो मेरी दूसरी पिक है आज की, स्टॉक का नाम है नोसिल। एक मफतलाल ग्रुप की कंपनी है जो कि मेनली रबर केमिकल्स बनाने के लिए जानी जाती है, जो कि टायर और दूसरी जो टायर को या रबर को प्रोसेस करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री है, ग्लव्स है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इन सबको कैटर करती है। दमदार एक 40% का इनका मार्केट शेयर है, बहुत ही जबरदस्त पॉपुलर ब्रांड्स है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी और अच्छे रिटर्न रेशियोज है। और सितंबर तिमाही के नतीजे भी देखेंगे तो बहुत अच्छे थे। 35 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सिर्फ 29 करोड़ का पैट था। और बाकी FIS-DIs में भी 7.82% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कैनारा रिबेको वो है प्रोमिनेंट। और कल हमने खबरें पढ़ी कि सरकार केमिकल्स के एक्सपोर्ट्स को लेके काफ़ी इंसेंटिव्स, कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किया है कल उन्होंने, तो उसका भी एक मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट नोसिल जैसे स्टॉक में देखने को मिलेगा। स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, 295 के ईयरली हाइज थे। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 250 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 230 का स्टॉप लॉस रखना है। 230 स्टॉप लॉस और यहाँ पर 230, हाँ बराबर है, 230 ओके। 230 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय यहाँ पर आपके लिए आती हुई। इस वक्त नोसिल में टारगेट रखना है 250 का। परफेक्ट, ठीक है सर साहब, बिल्कुल ठीक है आइडिया आपका। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आपकी 240 के आसपास चल रहा है। ओके, ये है आपके लिए स्टॉक सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। और अभी भी सर शिपिंग सेक्टर है, हाँ। कल ठीक ठाक था, आज पूरा का पूरा सेक्टर गिर गया है। ड्रेजिंग कॉर्प सर ऑलमोस्ट 4-4.5% नीचे है। ओके, काफी ज्यादा गिरावट वहां पर आ गई है। लगभग सारे शिपिंग स्टॉक्स आज। एक मिनट नेहा जी रुकिए। हाँ, जरा वी गार्ड को लेकर खबर आई है, हाँ। जिसकी हम बात कर रहे थे। वी गार्ड ने कहा था कि आज वो बैठक करने जा रहे हैं जिसमें अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का खुलासा करेंगे। वो आपके लिए आ चुकी है। एक एक्विजिशन किया है, एक कंपनी का अधिग्रहण किया है और वो अधिग्रहण आपके सामने आता दिख रहा है। सनफ्लेम एंटरप्राइजेस, कुशल गृहिणी के तौर पर आप तो जानती हो कि इसके वो चूल्हे आते हैं, गैस चूल्हे आते हैं, बहुत गैस स्टोव, वही है गैस स्टोव। हाँ, लग तो वही रहा है, आई थिंक वही नाम है। ओके, ऐसे तो जानते तो बंसल जी भी होंगे। हाँ, उनसे भी हम रिकन्फर्म कर सकते हैं। पहले मैं खबर तो बता दूं, SEPL के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया, यानी कि वी गार्ड SPEL में यहाँ पर खरीदारी करने के मूड में है। SEPL माफ किया, सनफ्लेम एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ये होना चाहिए उस कंपनी का नाम। इसके साथ एग्रीमेंट को मिल चुकी है मंजूरी। स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ 6% मजबूत। आज सुबह भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो ये है स्टॉक। बंसल जी, पहले चार्ट्स पर राय देंगे या पहले सनफ्लेम के एक्विजिशन पर राय देंगे और उसके प्रोडक्ट्स पर? देखिए जी, मैं तो अनिल जी सनफ्लेम के अनिल जी प्रोडक्ट पे राय दूंगा। और अनिल जी आपको ऐसी एक रिसर्च अनिल जी आपको ध्यान हो, एक बार हमने वर्लपूल रिकमेंड किया था मैंने और कुणाल जी ने, और बताया था कि ओनली अनिल जी मशीन है जिसके अंदर टॉप लोडिंग के अंदर हीटर आता है। और अनिल जी सनफ्लेम जो अनिल जी ये देसी वाले गैस स्टोव्स आते हैं और यही अनिल जी बेस्ट होते हैं। मतलब देसी वाले, मतलब कि जिसमें लाइटर या वो मैस्टिक से जिसको जलाते हैं। और ये जो हाई एंड वाले आते हैं ना अनिल जी, हैफले टाइप के, ये तो अनिल जी बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए। और मैं लेके अनिल जी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये अनिल जी बार बार चोक हो जाते हैं अनिल जी, और इसके सर्विस के चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सनफ्लेम का अनिल जी ये जो गैस स्टोव है ये बेस्ट है, इसी को यूज करना चाहिए। और ये अनडिस्प्यूटेड लीडर है अनिल जी भारत का। बहुत ही सही राय दी है। देखिए, ये अनुभव से जो राय निकल के आती है उसकी बात ही। आप एक काम करिए बंसल जी, ये हैफले टाइप के जो है ना, जो बहुत महंगे हैं, परफॉर्मेंस में भी और सारी ये जो दिक्कत है ना, मेंटेनेंस की, पैसे भी बहुत लगे, ये आप मुझे गिफ्ट कर दे, सनफ्लेम में आपको कर दूंगा। आप भी खुश, मैं भी खुश, दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन आइए चार्ट पे भी अब राय दीजिए। वी गार्ड के चार्ट देखकर बताए क्या किया जाए। ऑलरेडी स्टॉक 6% मजबूत है।
अनिल जी, वी गार्ड का अगर चार्ट देखें तो चार्ट भी इसका बढ़िया है। चार्ट के अंदर आज ही एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है अनिल जी, लेके बने रहे हैं। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 278 280 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और एक अनिल जी अपडेट और देता हूँ आपको वी गार्ड के ऊपर, हालांकि मैंने यूज नहीं करा है। जो इनके एसी के स्टेबलाइजर्स हैं अनिल जी, वो भी न्यू एज वाले एसी के स्टेबलाइजर हैं। कन्वेंशनल वाले जो होते हैं वो हैवी होते हैं, कॉपर वाले। तो इन्होंने कुछ सस्ते में निकाले हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हालांकि अनिल जी मैं वो कॉपर वाले यूज कर रहा हूँ, बट कहते हैं कि इसके एसी के स्टेबलाइजर्स भी अच्छे हैं वी गार्ड के। तो टेक्निकली चार्ट भी इसका बढ़िया है। जिनके पास है होल्ड करें और गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। ओके, चलिए ये राय है। लेकिन वी गार्ड पर जो, अच्छा सनफ्लेम पर जो आपने राय दी उस पर विशेष टिप्पणी नेहा जी की भी आ रही है। नेहा जी का भी कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस को शेयर करें। नेहा जी, जो बंसल जी कह रहे थे, बंसल जी कह रहे थे सही है। सही है? हाँ। बंसल जी को कैसे पता सही है? वो तो ठीक है। अच्छा, क्या क्या सही है बताइए। नहीं, जो वो बता रहे थे ना, लाइटर वाले जो स्टोव का इस्तेमाल होता है, इट्स एनी टाइम लो मेंटेनेंस। अच्छा, हाँ, खराब हुआ तो लाइटर ही बदलना रहा। चूल्हा तो ठीक है। लॉजिकल। अभी देखो, सबको पता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बंसल जी को भी पता है, ऐसा नहीं, विकास जी को भी उतना ही पता है, किरण जी को भी उतना ही पता है, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो हमारे बंसल जी भोले भाले आदमी है, जो दिल में बोल देते हैं। हालत सबकी एक जैसी है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग ऐसा नहीं। हिमांशु जी को नहीं मालूम। हिमांशु जी, आपको नहीं मालूम? अनिल जी, आपने पूछा ही नहीं ना किसी और। चलिए, जो सवाल, जो जवाब हिमांशु जी का है वही सब लोगों का है। जिन जिन से पूछेंगे यही कहेंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते आगे। ये है वी गार्ड की आज पब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। पहले अनपब्लिश थी, अब पब्लिश हो गई। स्टॉक आप देखिए 6% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। बढ़ते हैं आगे और तैयार है हमारे साथ नुपुर बताने के लिए सन फार्मा के हलोल प्लांट पर यूएस एफडीए ने जो इंपोर्ट अलर्ट जारी किया, इसका क्या मतलब है, कितना बड़ा मामला है, रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर क्या कुछ बड़ा असर होगा या नहीं। नुपुर बताएं। बिल्कुल सर, हलोल पे अगर कुछ भी आता है तो हल्ला मचता है। तो मैनेजमेंट ने कल पोस्ट मार्केट काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन एंड आंसर किए, सारे जवाब वहां से मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं खबर बता देती हूँ, जहाँ पे यूएस एफडीए ने हलोल प्लांट पे इंपोर्ट अलर्ट जारी किया था। 26 अप्रैल से 9 मई के दौरान जांच की गई थी और मामले को सुलझाने के लिए ज़रूरी कदम भी कंपनी ने उठाए थे। अब कुछ शर्तों के साथ 14 ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्हें इंपोर्ट अलर्ट से अब बाहर निकाल दिया गया था। अब मैनेजमेंट क्या कहना है इस पर, तो उन्होंने कहा है कि जो टोटल आय होती है, जो टोटल इनकम है कंपनी की, उसमें यूएस सप्लाई जो होती है वो सिर्फ हलोल से 3% की होती है। तो काफ़ी कम है और काफ़ी छोटा है यहाँ से। उन्होंने अपने गाइडेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया है इस इंपोर्ट अलर्ट के बाद। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पेशलिटी कारोबार है उसकी जो आय है वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है। और प्रोडक्ट ट्रांसफ़र को लेके उनसे सवाल पूछा गया कि आप दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि केस टू केस बेसिस पे ये तय होगा कि प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जो प्रोडक्ट से जुड़ी जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उस पे जब सवाल आया तो मैनेजमेंट ने कहा कि इस पर अभी कोई विचार नहीं है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट उन्हें नहीं लगता कुछ होगी, अगर प्रोडक्ट ट्रांसफर भी होता है तो मटेरियल इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। अभी वो यूएस एफडीए के साथ काम कर रहे, जिससे ये जो जितने भी इश्यूज है और जो फुली कंप्लायंस उन्हें होना है यूएस एफडीए से वो हो जाएंगे। लेकिन ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना नहीं है। हालांकि सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यही आया है कि अगर 3% भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, लेकिन FY24 में ईपीएस पे करीबन 4 से 7% का इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि छोटा है, इतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ऑपोजिट व्यू है, जहाँ पे छोटा भी है लेकिन ईपीएस इम्पैक्ट 4 से 7% हो सकता है। तो मामला बड़ा हो सकता है। ब्रोकरेजेस का और मैनेजमेंट का यहाँ पर मतभेद है, मनभेद है। हालांकि टारगेट सबके जो भी हैं इशू स्टॉक प्राइस से ऊपर के ही हैं, इसलिए शायद स्टॉक अभी भी हरे निशान में मजबूती से खड़ा हुआ। एक बार सेठी साहब से राय ली जाए सन फार्मा पर, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये स्टॉक विद इन द फार्मा स्पेस एक अच्छी स्ट्रेंथ से पिछले कुछ दिनों से गुजर रहा है। कल हमने जब खबरें आई ये हलोल प्लांट पे जो इंपोर्ट अलर्ट की, तो उसके बाद एक गिरावट देखी, बट वो आज स्टॉक स्टेबल है। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत इसका नीजर रिएक्शन जो होना था वो हो गया है। अब यहाँ से स्टॉक अच्छा ही करना चाहिए। विद इन द फार्मा स्पेस एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली और अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी, और यहाँ से मुझे लगता है एज एंड व्हेन जो मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक होंगे ये स्टॉक यहाँ से
और अच्छे अपसाइड दिखाएगा, तो होल्ड करने की सलाह करंट लेवल्स पर। कामा होल्ड करके चलने की सलाह है और बिल्कुल भी किसी तरह की शक शुबा सेठी साहब को नहीं लग रही है। भले ही पूरा चौतरफा प्रेशर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक स्पेस है जहां पर अभी भी दिग्गज कंपनियों में कुछ अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो है एफएमसीजी। गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, सब में हम देख रहे हैं 1.5 से 2.5% तक की स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। चार्ट्स में भी हम देख रहे हैं फिलहाल अपने आप को ये होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुदित जी, गोदरेज कंज्यूमर ये आपको कैसा लग रहा है, या फिर एफएमसीजी स्पेस में कोई चार्ट ऐसा है जो कन्विंसिंग है इस समय? जी, गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट बहुत अच्छा है और यहाँ से अभी और तेजी बननी चाहिए। इसमें 950-955 तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 955 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 910 का। जिस तरह के चार्ट्स बने, स्टॉक में बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो 955 तक के टारगेट्स के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 910 का। ओके, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर और भी स्ट्रेंथ बाकी है, 910 का स्टॉप लॉस, एंड गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से और स्ट्रेंथ बनने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सर, एक बार जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर भी फोकस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सोने चांदी की कीमतों में स्ट्रेंथ दिखी है, टाइटन इन पर्टिकुलर 2600 के पार है, 1-1.25% की स्ट्रेंथ दिख रही है। मजबूत कंजम्पशन वाले स्टॉक्स ही ऐसे खराब बाजार में वही चल रहे हैं बस। हाँ, टाइटन, नेस्ले आज का निफ्टी का टॉप परफॉर्मर है, तो जहां जहां मतलब कंजम्पशन से जुड़ी थीम है वो स्टॉक थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। तो टाइटन आपने एकदम सही पकड़ा है, बिल्कुल स्टॉक मजबूत है। निफ्टी का 3rd टॉप गेनर है। सो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स एंड ऑल, सब में यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक बार कुणाल जी से इस पर एक चेक ले लेते हैं। कुणाल जी, सर, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, आपका क्या व्यू बन रहा है सर इन लेवल्स पे? देखिए, आज एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। नेहा, अगर आप टाइटन की बात करें तो इसमें भी 3-4 दिनों से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। आज कमजोर बाजार में भी कुछ तेजी दिखा रहा है और उसकी मूल वजह यह है कि एक सपोर्ट के करीब स्टॉक आ चुका था और उस सपोर्ट पर वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में जरूर यहां पर और अपसाइड देखने को मिल सकती है आपको अगले सप्ताह। लेकिन तुरंत कोई खरीदारी की राय है ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एक मेजर लेवल है जो कि 2650 2650 का है। 2650 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब इस पर खरीदारी की राय देगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय टाइटन पर आती हुई। आइए सेठी साहब, आज साक्षात दर्शन दे रहे हैं, फोन पर है नहीं, और जब साक्षात दर्शन देते हैं तो हम उनका फायदा पूरा उठाते हैं। तो कैश के स्टॉक्स जो लेते हैं उसके साथ साथ हम वायदा कारोबार के स्टॉक्स उनसे ले लेते हैं। तो आइए बिगुल सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स बताएं सर, कौन सा एफएनओ स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, जो आज एफएनओ स्टॉक जो आप खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स, जो अभी 330 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी होटल चेन है जिसके 300 से ज़्यादा होटल्स हैं, 12 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट है और 125 से ज़्यादा लोकेशंस में प्रेजेंट है। और आइकॉनिक जो ताज होटल है, ताज ब्रांड है, वो इनका है। उसके अलावा जो लो बजट सेगमेंट में विवांता है, फिर जिंजर है, जहाँ पे भी कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। फिर इनके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तो बड़ी है ही है, दुबई वगैरह में भी 3-4 होटल्स हैं इनके। फिर आपके कई सारे 60 नए होटल्स इनके पाइपलाइन में है जो आने वाले साल भर में आने चाहिए, जिसके अंतर्गत ये लोग कुछ 8100 कमरे नए आ जाएंगे इनके पास। बाकी हमने देखा होटल्स के ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफ़ी अच्छे बढ़े हुए हैं। जो होटल कंपनीज हैं इनके टैरिफ्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आजकल सब फुल्ली सोल्ड आउट चलते हैं। एक तो हॉलीडे सीजन है, दिसंबर का महीना, और दूसरा वेडिंग सीजन की वजह से भी काफ़ी डिमांड में है होटल्स। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। नतीजे इस तिमाही के, जो बीती तिमाही के, बहुत ही अच्छे थे। और बाकी एक इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन, और अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे एक सस्ता स्टॉक है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे भी मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 340-345 तक के लेवल्स आने चाहिए। स्टॉप लॉस रखना 325 रुपए। 325 के स्टॉप लॉस के साथ 345 के टारगेट के लिए करें खरीदारी इंडियन होटल्स में। सेठी साहब, कुणाल जी और राकेश जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, शब्दों के माध्यम से नहीं, इन काइंड। या तो कोई इंडियन होटल में कहीं बुकिंग करके, या फिर आपको अच्छे वो डिस्काउंट कूपन्स, या फिर पता नहीं जो भी उनकी इच्छा है वो भेजना चाहते हैं, अगर आप स्वीकार करें तो। क्योंकि सुबह सुबह आज कुणाल जी, राकेश जी ने भी इंडियन होटल में खरीदारी करने की राय दी थी। ओवर टू यू कुणाल जी।
अनिल जी बिल्कुल हम देना चाहते हैं अनिल जी, और कई सारे हमारे भी ड्यू हैं गिफ्ट अनिल जी। जैसे ही वो प्राप्त हो जाते हैं अनिल जी, सेठी साहब को उनका गिफ्ट हम लोग तुरंत रवाना कर देंगे अनिल। तो ड्यू सेठी साहब से ही या किसी और से है? अनिल जी सारे पूरी मंडली से है अनिल जी। तो अगर सारे पंचों से कुछ ना कुछ लेना है अनिल जी। तो दूसरों से ड्यू है तो उसको सेठी साहब क्यों भुगते हैं? जी बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, आपने देखिए हमने धन्यवाद तो दे दिया अनिल जी, जो आपने बोला ना डिस्काउंट कूपन और ये सब तो अनिल जी आपके नाम पर वैसे ही मिल जाता है। आप इंडियन होटल क्या ताज में जाएं, ओबराय में जाएं, कहीं जाएं, आपके नाम पर आपके साथ बैठे होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक डिस्काउंट वगैरह अनिल जी बिना मांगे मिलता है। कौन तो देता है? शायद अनिल जी अवेयर नहीं है, आपको तो अनिल जी एक्चुअली फुर्सत है नहीं है। अनिल जी मुझे तो मिलता है और इसी को साक्षात देखने के लिए अनिल जी हिमांशु जी कल आ रहे हैं। इसी को साक्षात देखने के लिए हिमांशु जी कल आ रहे हैं। अच्छा। और हिमांशु जी ने बोला है कि अगर डिस्काउंट अपने आप मिला तो पूरा बिल की भरपाई वो करेंगे अनिल जी। अच्छा। कौन लोग हैं जो देते मेरे नाम पे, मुझे नहीं देते, आप सबको देते हैं। वाह गजब, क्या बात है। हिमांशु जी कल आप जा रहे हैं? अनिल जी अभी पता चला मुझे भी। जी गुलाल जी। अनिल जी मैं तो ये कह रहा हूँ अनिल जी, ये जो आपके नाम पर अनिल जी कई सारी चीजें हो रही है, थोड़े सावधान हो जाए अनिल जी। तो ये जो डिस्काउंट बार बार बंसल जी को प्राप्त हो रहा है, हाँ। थोड़ा सावधान हो जाएं। तो बंसल जी ने यही सोच के बुलाया हिमांशु जी को, बोले मिलेगा तो है डिस्काउंट, बुला लो, बाकी का पैसा भी सारा बचा हुआ जितना डिस्काउंट के बाद का। हिमांशु जी बिल भरने के लिए तैयार हैं, बराबर अपना क्रेडिट कार्ड का वो क्या कहते हैं बैलेंस चेक करके जाए बिल्कुल आराम से। चलिए, लेकिन अच्छी बात है कि वीकेंड पर आप दोस्त लोग मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, बढ़िया बात है। आइए बढ़ते आगे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो आप सबको तो देखना ही, हमें खुद को भी देखना है। बराबर ना? हाँ, हमें भी देखना जरूरी कि हमारे बारे में क्रिसिल क्या सोचता है। उन कुछ अच्छे ही वो। हाँ अनिल जी बहुत अच्छा है। खराब वाली लाना मत। खराब वाली होती मैं बनाता ही नहीं। बहुत ही बढ़िया, बताइए। क्रिसिल और आप दोनों को धन्यवाद, बताएं। डेफिनेटली अनिल जी, तो क्रिसिल की जो रिपोर्ट है बेसिकली ये FY24 को लेके है, क्योंकि FY24 में काफ़ी सारे इवेंट्स होने वाले हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट कह रही है कि ग्रोथ जो है इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। जो FY24 में खासकर अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आय जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, ये क्रिसिल का कहना है। जो कुल आय है 1.6 लाख करोड़ की रहने वाली है। अब इसमें बाइफरकेशन इन्होंने दिया है। सबसे पहले जो टीवी मीडियम है वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0 की गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जो है वहां पे फायदा होगा, जो बुके की कीमतें हैं उनमें बदलाव होगा और 2024 में खासकर जो चुनाव आने वाले हैं उसके चलते सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल आय करीब 73,500 करोड़ के आसपास रह सकती है टीवी माध्यम की। अब आते हैं न्यूज़पेपर्स पे, तो प्रिंट मीडिया में इनका कहना है कि इंग्लिश पेपर्स के मुकाबले जो रीजनल अखबार है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी और कुल आय जो है करीब 29,300 करोड़ के आसपास रह सकती है। डिजिटल ये एक स्पेस है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है और 5G का लॉन्च और खासकर सस्ते डेटा के चलते जो वीडियो की खपत है वो तो बढ़ोतरी हम वैसे भी देख रहे हैं और आगे और भी होने वाली है। और खासकर ये कह रहे हैं कि इसके चलते जो डिजिटल विज्ञापन है उसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलेगी। इनफैक्ट इनका कहना है कि FY24 तक जो डिजिटल विज्ञापन है, मतलब डिजिटल स्पेस है, वो विज्ञापन का दूसरा सबसे बड़ा माध्यम जो है वो बन जाएगा और कुल आय जो है 28,700 करोड़ के आसपास रह सकती है। सिर्फ यही नहीं, फिल्म एग्जीबिशन को लेकर भी इन्होंने टिप्पणी की है। इनका कहना है कि FY24 तक फिल्म एग्जीबिशन की जो आय है 25,000 करोड़ तक रहेगी। टिकट की जो औसत कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति खर्च और खासकर ऑक्यूपेंसी रेट्स जो है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए ये स्पेस जो है वो भी अच्छी ग्रोथ डिलीवर करने वाला है। तो चारों स्पेसेस जो इसकी बातें इन्होंने की वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने आपको मिलेगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो कि इस इंडस्ट्री के लिए प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते ये ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। वित्त वर्ष 2024 यानी कि मार्च 2024 तक बढ़िया ग्रोथ मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहेगी। ये बात आपने अच्छी कही, वेरी नाइस। सेठी साहब क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट पर? कोई स्टॉक है आपको पसंद खरीदने के लिए हाथ से?
अनिल जी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने रिपोर्ट ध्यान से नहीं सुनी सर, बात आपने नहीं। देख लिया कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। ना कोई बात नहीं, ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी रिपोर्ट आती हुई, और जो बड़ा स्टॉक है लिस्टेड है वो तो एक ही है, जी एंटरटेनमेंट। एक बार जरा इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। सिमी जी बताएं, जी एंटरटेनमेंट अगर किसी को निवेश के लिए आज से खरीदना है तो बढ़िया एंट्री लेवल क्या होगा, कहाँ खरीदना चाहिए, ये बताइए। अनिल जी चार्ट तो बढ़िया है, पर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर मिलता है तो बेहतर होगा, तो नीचे खरीदने का सलाह होगा मेरा। और मुझे लगता है कि स्टॉक 260 के आसपास है, और मेजर सपोर्ट मुझे लगता है कि 250 से 45 के बीच में है। तो जिन्होंने पहले से लिया है उन लोगों के लिए मेरा 245 के नीचे का कोई स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी। थोड़ा सा लोअर लेवल पर एंट्री होगा तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा। ऊपर में 270-75 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, 275 क्रॉस होगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। 240 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह होगा, और नीचे एंट्री लेने का सलाह है। 250-245 नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, उसी रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा। ठीक है, पोजीशंस होल्ड करें। 240 का स्टॉप लॉस, 275 इस लेवल को वॉच पर बिल्कुल रखे। इसी बीच बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों में प्रेशर 1% तक की गिरावट दिख रही है। किरण जी जरा चार्ट देखेंगे सर, आपको क्या यहाँ से कोई फ्रेश ब्रेकडाउन या शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं क्या? देखिए नेहा जी, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस दोनों ही वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, और नीचे जाने की संभावना पूरी है। पर हमने पहले से ही बहुत गिरावट देखी है। इसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था, एक इम्पोर्टेंट नेकलाइन 1625 के आसपास थी, मैं बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूँ, इसको तोड़ दिया है, और दो से 3 दिन इसके नीचे ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि और नीचे फिसलता नजर आ जाना चाहिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो लगभग 1560 और 1520 ये टारगेट्स बन के नजर आएंगे। जो शॉर्ट पोजीशन है उनके लिए 1625 के ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। जहां पे बजाज फाइनेंस की बात है, मेरा मानना है कि बजाज फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। ऑन द लोअर साइड आपको टारगेट 6400 के आसपास के देखने को मिल जाने चाहिए, और शॉर्ट पोजीशंस के लिए 6600 के आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर आए, और समय हुआ है 3:10 का। नेहा जी जरा बैंक निफ्टी देख लीजिए। हाँ सर, 4300, 375 इस रेंज में पक्का लेना है, यही बात थी। हाँ सही बात है। कहाँ है? 625, सिर्फ 300 पॉइंट ऊपर है वहाँ। ये कमाल है बैंक निफ्टी का, डरने का नहीं, वहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी वीकली क्लोजिंग 18,500 के नीचे देने को तैयार नहीं। थैंक यू वेरी मच। 18,500 के नीचे, बाकी दिन में आपको जो करना करके इधर उधर घूम फिर के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्लोजिंग मत दो। तो हमने तो इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश रखी थी कि क्लोजिंग 18,500 के ऊपर करवा दें। बढ़िया आ रही है। और बैंक निफ्टी तो क्या कमाल है। इसलिए हम बोले तेजी करने का मन हो पहले बैंक निफ्टी ही लेना है। देखो आज का लो बताऊं मैं आपको, 43,361, एग्जैक्टली 43,375 के आसपास से घुमा है। जो 43,375 बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जो सुबह की स्ट्रेटजी में भी था, 2 बजे भी था। तो बैंक निफ्टी का ये सबसे बढ़िया काम यही है कि आपको वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट देता है, वहाँ से आगे मार्केट एक्शन में आ जाता है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाले मुदित। मुदित जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो आपने बैंक निफ्टी में चाहा था वैसा ही हुआ है, और काफी अच्छे स्टॉक्स लो से बाउंस दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टॉक जिसमें आज करेक्शन आया ही नहीं, बैंक निफ्टी में जरूर हाई से करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक तेजी ही दिखा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक को यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। वीकली चार्ट्स को देखिए, फ्लैग पैटर्न जो बना था वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। आज के सेशन में जहां मार्केट में करेक्शन आ रहा था, लेकिन इस काउंटर में लो से बाइंग देखने को मिली, और स्टॉक डे हाई के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। BTST बिल्कुल लेके जाइए। हमें लगता है मंडे के सेशन में इस काउंटर में 1650 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, तो इसलिए कॉल ऑप्शन के जरिए भी पोजीशन बनाएंगे। 1640 वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे, जो करीब 25 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा सीधा टारगेट 36 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस आएगा 20 रुपए का।
एचडीएफसी बैंक पर ये अपडेट आता हुआ खासी स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है और इस पे मुदित जी फोकस करके चलने को कह रहे हैं। इसी बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से एक महत्वपूर्ण खबर आपकी स्क्रीन पर, और वो ये कि रूस के साथ जो सालाना बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शामिल नहीं होंगे। तो ये ब्लूमबर्ग के हवाले से फिलहाल अपडेट आती हुई। लेकिन सर, मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगी और दर्शकों को भी, कल के 2000 में आपने क्लियरली मेंशन किया था बैंक निफ्टी में शॉर्ट से निकलना है, शॉर्ट नहीं करना। और आज भी आपने ये क्लैरिटी बिल्कुल दी थी कि 43, 300, 375 जिसके लेवल की आप बात कर रहे थे, आपने क्लियरली कहा था कि ये लेवल बिल्कुल क्लियर नीट ब्लाइंड बाय है। नहीं, उसमें इम्पोर्टेंट नेहा ये होता है कि ये सुबह स्ट्रेटेजी देना आसान काम है, कम मुश्किल है। रनिंग मार्केट में जब अभी हम 2 बजे शो शुरू कर रहे हैं तब और उसके बाद में जब 2:30 बजे के आसपास 43, 375 था, उस समय कॉल देना ज़्यादा मुश्किल। जब गिरता हुआ मार्केट होता है ना, ऊपर से आपको पता है 400, 500 पॉइंट नीचे आ गया, उस वक्त बड़ी हिम्मत चाहिए क्योंकि उस वक्त सब खराब लग रहा होता है कि निफ्टी भी आपका 18,500 के नीचे है। तो आई थिंक वो जो कल दिया है या जो सुबह दिया उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी वाला है। नहीं, लेकिन सर एक बार फिर भी दर्शकों को दिखा देते हैं कल जो आपने कहा था, वो जरा रीट्रेट कर दिया जाए प्लीज, जरा चलाइए जो सर ने कल कहा था। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, नीचे आए लेना है, कृपया करके बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें। 2-3 दिन की सुस्ती के बाद, कंसोलिडेशन के बाद आग लगाने को, आतिशबाजी को बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। कृपया करके बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें। बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदारी करने की राय, और 43,550, 575 की रेंज, स्पॉट लेवल की जो रेंज है उसमें आप खरीदिए। 43,300 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 43,300, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 43,650, 700, 750, इसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। कल के 2000 सर बैंक निफ्टी 43,750। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तीसरा टारगेट था मेरे ख्याल से 43,650, 700, 750 का स्पॉट लेवल का, उस तीसरे टारगेट पर आ गया। 50-75 पॉइंट का स्टॉप हो सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ से भी अपसाइड है। लेकिन इसी के साथ कहना भी ये भी चाहता हूँ कि हीरो या जीरो कॉल कल उतना चला नहीं, नीचे रहा है। वो कई बार ये होता है उसमें आप कम रिस्क में मतलब आपको पता है नुकसान 40 ही पॉइंट का है, वो करना चाहते हैं। पोजिशनली एक अलग चीज़ है, इंट्राडे वाली अलग चीज़ है। तो अगर आपने पोजिशनली फ्यूचर्स लिए तो जरूर पैसा बना होगा। एनीवे, आइए बढ़ते आगे। किरण जी तैयार है, बिल्कुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है एसबीआई में। तो मेरा मानना है कि एसबीआई खरीदी करनी है और ऑप्शन के जरिए करनी चाहिए। आपको 620 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 10 रुपए 55-60 पैसे के आसपास। यही बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे यानी 8 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। और पहला टारगेट 14, दूसरा 16 यानी 40 to 60% रिटर्न्स आपको इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाने चाहिए प्रीमियम पे। तो ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत शानदार है। जहां पे जैसे अभी मुदित जी ने कहा एचडीएफसी बैंक बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया, ऐसा ही ये काउंटर है जहां पे पार्टिसिपेशन ऑन द लोअर साइड कुछ भी नहीं था और बैंक निफ्टी अभी आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो एसबीआई का 620 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। और आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले हमने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल दिया था लास्ट ट्यूसडे और कल भी रिपीट किया था, वो बहुत ही शानदार तरीके से चला। तो मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा चार्ट का मानना है। सरकारी बैंकों में खरीदारी होती रही है। और थोड़ी देर पहले नेहा जी पूछ भी रही थी कि सरकारी बैंकों में तेज गिरावट बेचने का, तो मैं थोड़ा कंसर्न हो गई थी। हाँ ना, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। और एक्चुअली जो आपने पूछा वो सही पूछा, क्योंकि आमतौर पर लोग यही जानना चाहते हैं कि अरे जोर से गिर रहे हैं, बढ़े हुए बेच दें। तो वही उसी वक्त हमारा काम है शांत भाई, शांत, डरो मत, घबराओ मत। बंद नहीं हो रहा, ताला नहीं लगा, तो 3:30 बजे टेम्परेरी बंद होता है, परमानेंट बंद नहीं होता मार्केट, इसलिए चिंता न करें। आइए, वक्त है बैंक से बेनिफिट का। साथ 2 स्टॉक हैं उन्हें बैंक से बाहर निकालने के लिए और किसी और की एंट्री करवाने के लिए।
आशीष कुछ करेंगे या नहीं? सर बाहर तो 2 नहीं निकाल पाऊंगा, एक के लिए कोशिश कर सकता हूँ। करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, लेकिन स्टॉक जिद्दी है सर, 80.67% है। 80.7% के आसपास। हाँ, तो एकदम बॉर्डर पे है। और ये ऐसा स्टॉक है सर 80.07 भी होंगे तो रह जाएगा ये बैंक। अच्छा। हाँ, काफी बार मैंने देखा है। व्हाट अ मैनेजमेंट। मतलब पोजीशन मैनेजमेंट, आई मीन नॉट द आईबुल हाउसिंग मैनेजमेंट। कैसे मतलब 80.07 से भी वापस पोजीशन मतलब बैंड में रह जाता है। बढ़ तो खैर नहीं सकती है एक बार घटने के बाद, जब तक बैंड से बाहर न निकले। तो ये बॉर्डर लाइन पर है। बॉर्डर लाइन पर है। जीएनएफसी 103% है, तो ऐसे 2 दिन रहना है अभी बैंड में, थोड़ा टाइम तो लगेगा इससे। एक आध और लाओ ना अंदर 3 ले आता हूँ। अच्छा। बीएचईएल सर, ये तीनों परमानेंट मेंबर हो गया अब यहाँ पे। बीएचईएल है, इनका मन नहीं लगता बैंक के बाहर। पीएनबी और सर तीसरा भी गेस कर लो सर। डेल्टा। करेक्ट। वाओ, ग्रेट, क्या बात है, अच्छा लगा। पोजीशंस बता देता हूँ। बीएचईएल 103%, डेल्टा है 96% और पीएनबी है करीब करीब 100%। तीनों 95% के काफी ऊपर है इस बार। फॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम डेल्टा शॉर्ट होने की वजह से बैन में आ रहा है। क्योंकि जब बैन से बाहर आया था 237-38 था, बैन में जा रहा तो 224 है। नहीं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अरे ब्रेकआउट के लेवल पे 237 पे है, बाहर निकला है, भागेगा, ये उल्टा आ गया। ये बैन में जब जाने की कोशिश कर रहा है 224 के आसपास, कुणाल जी क्या दिल पर पत्थर रख के डेल्टा खरीदेंगे? अनिल जी देखिए, चार्ट पर कोई खरीदने की वजह साफ नजर नहीं आ रही है। स्टॉक में हमने 2-3 सत्रों से गिरावट देखी है, सीमित दायरे का कारोबार चल रहा है। तो अनिल जी कोई खास वजह नहीं दिख रही है। हाँ, चार्ट के बाहर की बता दो, इसलिए अनिल जी अवॉइड करेंगे। नहीं, चार्ट पे वजह नहीं दिख रही, ठीक है, फाइन, ओके। चार्ट के बाहर की कोई वजह तो वो बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अनिल जी चार्ट के बाहर की वजह तब होगी अनिल जी जब वापस गोवा जाने का अवसर मिलेगा। अनिल जी, मैं और बंसल जी गए थे गोवा अनिल जी, तब बड़ा अच्छा लग रहा था स्टॉक। हाँ। अब एक बार दोबारा गोवा का राउंड लगाकर आएंगे तो फिर से अनिल जी फिर चार्ट से बाहर की वजह दिखेगी। ओके, तो उसमें अभी वक्त है, जल्दबाजी नहीं है। और न्यू ईयर तो बंसल जी, कुणाल जी ने प्रण लिया कि घर पे ही मनाएंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, मुझे बताया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि वैसे ही करेंगे। बाकी 224-225 के आसपास इस वक्त डेल्टा बैन में जाने की तैयारी करता हुआ आपके सामने। पसंदीदा स्टॉक है हमारे आशीष सरकार भी है तो सही, बिल्कुल। आइए, तैयार है हमारे साथ जय ठक्कर भी। जय, एक बार जरा मार्केट पर व्यू दे, अगर आपकी बिगुल की जरूरत हो तो मुझे बताएं, नहीं तो एक बार जरा बताएं कि ये आज अचानक से तेज प्रॉफिट बुकिंग होगी, कोई खास वजह समझ रहे हैं आप? अनिल जी, मेजर रीजन हैज बीन, मुझे जो हिसाब से समझ में आ रहा है, आईटी में जो हिसाब से एक सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है अनिल जी, क्लियर कट, आई मीन वहीं पे दबाव है। अदरवाइज बैंकिंग एंड काफी दूसरे सेक्टर्स अगर आप देखें तो इतना प्रॉफिट बुकिंग या तो इतना सेल ऑफ नहीं देखने मिल रहा जितना आपको आईटी में, एंड देन अलॉन्ग विद दैट रिलायंस ऑल्सो। तो इतने दिग्गज में अनिल जी जब प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली निफ्टी में वहीं से दबाव बना है। ओके, चलिए, और अब बज गए हैं 3:21। सर की स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया, 3:20 की स्ट्रैटेजी का। बिल्कुल सर, एक बार आपको टच अपॉन कर देती हूँ। इंटरनेशनल मार्केट, डाउ फ्यूचर्स कहीं नहीं गया है सर, 10-12 पॉइंट्स ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 25-27 अंक की स्ट्रेंथ दिख रही है, और बिल्कुल फ्लैट, इधर उधर कहीं भी यूरोपियन मार्केट जाते हुए नहीं दिख रहे। जो जहां थे वो अपनी जगह पे। देखो, एक चीज है नेहा, हाँ। बैंक निफ्टी तो कहीं कोई दूर दूर तक कमजोर है नहीं। हाँ, अब जितनी तो लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड करें, हाँ। मंडे के लिए भी आउटलुक ठीक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। रिस्क लगती है, लगनी भी चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 43,500 या 43,300, जो आपको ठीक लगे वो आप पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर लें। करेक्ट। बट 2 दिनों तक 43,500 के ऊपर बंद होना मजाक की बात नहीं है। इनफैक्ट जिस हिसाब से चल रहा है, हो सकता है आज एक और नया रिकॉर्ड हाई बना दे क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे तो बना ही है, क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। 43,598 कल बंद हुआ था। 600 के ऊपर बंद होगा तो नया रिकॉर्ड बन जाएगा। आधे घंटे की एवरेज देखनी होगी क्या आता है। सो आई थिंक रिकॉर्ड बनाने को बैंक निफ्टी तैयार। तो बैंक निफ्टी तो लॉन्ग रखना ही रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लॉन्ग रखना है तो बैंक निफ्टी रखना है, वो भी क्लियर है। ठीक है, राइट। अब आइए निफ्टी। भाई साहब, ये जहाँ बंद हो रहे हैं ना, ये कंफ्यूज ही रखेंगे कि भाई स्टॉप लॉस ट्रिगर करे या ना करे। सो ऐसे में वी विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट
ना करें आज स्टॉप लॉस ट्रिगर, इससे 18,500 के नीचे की क्लोजिंग ना माने। एक इंट्राडे में लोगों का खाली करने कराने वाला काम था वो हो गया। और बढ़िया बात क्या है नेहा, इस पूरी प्रोसेस में पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे आ गए निफ्टी बैंक निफ्टी के। सो मार्केट हो गए हल्के सोमवार के लिए, पोजीशन हो गई है कम, इसलिए निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन को आपको होल्ड रखना चाहिए। डर लगता है तो एक पुट ऑप्शन 18,400 18,300 जो आपको ठीक लगे, जितने आप रिस्क सकते हैं उस लेवल का ले लें, बाकी लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाने की राय निफ्टी में बिल्कुल नहीं है। ठीक है उसको रखिए, नहीं बनानी तो बैंक निफ्टी में ही बनानी है। वो भी अब थोड़ा पिछले 10 मिनट में बढ़ गया इसलिए, अदरवाइज जब भी खरीदना है, जब तक नया सिग्नल ना आए, बैंक निफ्टी ही खरीदना है। और सही लेवल पर खरीदना है, पूरे दिन में हमेशा मौका देता है। आज भी जिसने तैयारी रखी उसे बिल्कुल 43,300 375 की रेंज में मौका मिला रहा। देखो वहीं से मिनटों में 300 पॉइंट मिल रहा है। बिल्कुल। और अगर किसी ने 43,850 में ऊपर में 750 में बेचा भी है तो भी उसके लिए दोनों तरफ सोचिए। सही बात है, वेरी नाइस। सही बात है, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर तो सब कुछ कुशल मंगल लग रहा है, लेकिन क्लियरली सर ने बोला है कि अगर आपको खरीदना ही है तो निफ्टी बैंक, अदरवाइज निफ्टी तो पूरी तरह से यहाँ पर अवॉइड है। सर कच्चे तेल के फ्रंट पर बस मुझे एक अपडेट देना था कि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्रेशर बना हुआ है, साल भर के लोस पर है, लेकिन जो हमारे अब नए बायर हैं, जो हमारे नए सेलर हैं अभी रशियन मार्केट्स, वहाँ पर एक अपडेट आई है और वो ये कि बाल्टिक पोर्ट में $45 कोट हुआ है, विच मीन्स कि अब ब्रेंट और रशियन तेल के बीच में जो डिस्काउंट है वो $30 बढ़ गया है। सो इन अ वे इट्स अ गुड स्टोरी फॉर अस। और देखा जाए तो यहाँ से हमारा जो क्रूड बास्केट का जो बोझ है वो भी काफ़ी कम होता दिख रहा है। आज जो लेटेस्ट था वो $73 के पास है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा का पूरा अपडेट। आइए बढ़ते आगे, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर तैयार। जय बताइए। अनिल जी स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूँ अनिल जी, HDFC बैंक पर बुलिश व्यू है मेरा। 1620 के स्ट्राइक का इन द मनी ऑप्शन खरीदिए, ये 38 रुपए में मिल रहा है अनिल जी। यहाँ पे 27 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट अनिल जी जो इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 49 एंड सेकेंड टारगेट इज 56। सेकेंड टारगेट थोड़ा छोटा सा है अनिल जी कंपैरेटिवली, बट देन फर्स्ट टारगेट काफी अच्छा निकल कर आ रहा है। 49 एंड 56 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 1620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपने कहा अनिल जी के मेरा भी व्यू वही है कि बैंक में कहीं पे भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं नजर आ रहे बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट क्लोजिंग काफी अच्छी देखने मिल रही है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग फिर से देखने मिल रही है आपको। एंड यस द लेवल टू वॉच आउट फॉर इमीडिएट बेसिस पर वो 43,500 ही है, एंड उसके ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोज आ रहा है, दैट इज समथिंग पॉजिटिव। और अगर मैं देख रहा हूँ उसमें से तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा यहाँ पे योगदान दिया है। एंड HDFC बैंक काफी समय के बाद अब फाइनली कंसोलिडेशन में से निकल रहा है। कंसोलिडेशन एनर्जी हमें देखने मिला है लगभग 1630 से लेकर 1570 की रेंज में, और ये जो 60 पॉइंट का जो रेंज है वो निकल रहा है आज, उसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज होने को ही है। एंड यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 1690 1700 तक के लेवल आपको स्पॉट में नजर आने चाहिए। दैट विल अगेन हेल्प बैंक निफ्टी टू मूव हायर। इसलिए 1620 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। इतना छोड़ा खाली 2.5-3 रुपए नीचे, 30 वाला 27 रुपए 20 पैसे, बस दैट्स इट। नहीं अनिल जी, 38 में खरीदना है, 27 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस। मैं वही सोचा, ऐसा तो जय कभी करते नहीं है, तो 38 में लेना है। हाँ, एंट्री पॉइंट 38 है। हाँ, नहीं तो लोग बोलते अरे जय तो बोले 30, देखो 30 लिखा, भाव तो 38 चला है। अब करेक्ट हो गया, 38 में लेना है, 27-20 का स्टॉप लॉस। और राइट, इसी बीच ऑयल एंड गैस सेक्टर पे भी फोकस करते हैं। लाल निशान से ये पूरा सेक्टर रंगा हुआ है। हिमांशु, MRPL सर आप देखेंगे जरा 4% नीचे डेज लो पर है। चार्ट्स में कोई मौके दिख रहे हैं आपको? फिलहाल तो नेहा जी नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में स्टॉक वापस से 60 या 61 रुपए के ऊपर निकलता है तब शायद यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश की थी 50 रुपए के आसपास, लेकिन 60 रुपए पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है जहां पर बार बार ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 60 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है राय आपके लिए MRPL पर आती हुई दिख रही है। मुझे है ना मोदी जी बहुत पसंद आते हैं,
और कब कब पसंद आते बताऊं? मोदी जी आपको आइडिया मैं आपको कब पसंद करता हूं? अच्छा हिमांशु जी बताने वाले। जी हिमांशु जी बताइए। जब आईटीसी डे आई पर होता है। हाँ सॉरी, जब आईटीसी डे आई पर होता है। वाह क्या बात है, वाह 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 हिमांशु जी एकदम 100% सच। मोदी जी चार्ट देखिए आईटीसी के, बंद होते थे आखिरी चार्ट तो आईटीसी के देख के जाते हैं आज। अनिल जी दिसंबर सीरीज के 360 के टारगेट हैं। जो टारगेट्स दिए थे वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं कोई इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। 360 दिसंबर सीरीज में दिखाएगा। ये लास्ट करीब 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, बहुत बड़ी तेजी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक सिंगल डे में ही 360 के टारगेट्स दिखाए, तो यहाँ पर जो पोजीशन है होल्ड कीजिए और यहाँ पर एक्यूमुलेट भी कीजिए। हमें लगता है 360 के टारगेट दिसंबर सीरीज में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आएगा 332 का। 132 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें आईटीसी को 360 के टारगेट के लिए। संकट मोचक आईटीसी, जब जब जरूरत पड़े, मतलब बाकी सब जो कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं करो काम, तब जब होते ना कि आखिर में जब आपका सहारा छूट जाए कि कोई नहीं बचा आपको बचाने के लिए, तब आईटीसी आ जाता है निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए। तो आज तो सपोर्ट भी पूरा का पूरा जो आता दिख रहा है वो इन्हीं शेयरों से आता दिख रहा है। आज का स्टार परफॉर्मर अगर कोई एक शेयर है तो वो है यस बैंक। 11% यस बैंक ऊपर, और वॉल्यूम देखिए सिर्फ एनएससी का 1,32,00,000 शेयर। सही गिन लो ना, 1,32,14,000 ना ओहो 132,14,39,000। हाँ 132 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। 132 करोड़ 1321 मिलियन। कुणाल जी 1321 मिलियन शेयर, 132 करोड़ हो गया ना? अच्छा कुणाल जी नहीं है, ओके 100 सैदी साहब। अच्छा मोदी जी बताइए। 132 करोड़ ही हुआ। ओहो मोदी जी। अनिल जी 132 करोड़ 132 करोड़। माय गॉड गजब, वाह खेलो इंडिया खेलो, क्या बात है। इतना भारी भरकम वॉल्यूम यस बैंक में आज देखने को मिला। क्लोजिंग भी 20 रुपए के बेहद नजदीक। चलिए क्लोजिंग तो हो चुकी है बाजारों की। प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी आई है निफ्टी पर 118 पॉइंट नीचे 18,490 के आसपास। सेंसेक्स बंद हुआ है 390 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक 19 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है 43,615 के आसपास। फाइनल क्लोजिंग देखते हैं कहाँ आती है, लेकिन आइए तब तक बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपके लिए रख दूं। आज शाम को क्या क्या आपको देखने को मिलेगा जी बिजनेस पर। कच्चे तेल के लिए ये हफ्ता और भाव दोनों ही बड़े एक्शन वाले रहे। एक तरफ रूस के तेल पर प्राइस कैप लग गया है, तो दूसरी तरफ ओपेक प्लस ने उत्पादन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं इस हफ्ते कच्चे तेल के दाम 12% से ज़्यादा घटे हैं, भाव साल भर के सबसे नीचे के स्तर पर। सवाल ये, क्या सस्ते कच्चे तेल के दिन लद गए हैं? इनफैक्ट महंगे कच्चे तेल बोलना चाहिए, सस्ता तो है ही है। क्या ब्रेड क्रूड जल्दी $70 के तक जा सकता है? आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे फैक्टर जिसने कच्चे तेल को पूरी तरह से घेर लिया है। इस पर हमारी खास पेशकश 5 के घेरे में क्रूड। तो 5 बड़े फैक्टर, समय भी 5 बजे, 4 बज के 4:30 है। ओ सॉरी 5 बजे खत्म करेंगे, 4:30 बजे। ओके 5 बजे खत्म करेंगे, 4:30 बजे का ये विशेष शो मृत्युंजय लेकर आएंगे आपके लिए। मुंबई की हवा भी इन दिनों दिल्ली से ज्यादा, हाँ ये कब हुआ? स्मॉग था कुछ दिनों तक, आपने नोटिस किया? हाँ स्मोक तो था। हाँ, आज ही क्लियर हुआ है, आज ही क्लियर हुआ है, साफ साफ आसमान। ठीक है, जब से पता चला तब से, नहीं तो आदमी मेंटली भी ये लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्मोक था। तो दिल्ली की तरह ही मुंबई की हवा भी, दिल्ली वाले इतने मुस्कुरा रहे हैं, देखो पूछो मत। कहाँ ये मोदी जी, हिमांशु जी, बंसल जी को इतनी खुशी हो रही है कि खाली अकेले हम नहीं हैं। ठीक है मुस्कुराइए आप, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ भी हवा तो खराब है बीते दिनों में, और अभी हाल ही में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको बोलते हैं, दिल्ली वाले सब जानते हैं AQI। मुंबई में किसी को पूछो तो पता नहीं होता, दिल्ली में किसी को पूछो AQI खट से बता देगा। सेंसेक्स निफ्टी का लेवल पता होना हो, AQI का लेवल सबको पता होता है। बंसल जी सही कह रहा हूँ? जी अनिल जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स अनिल जी सोते हुए उठाओगे तो बता देगा अनिल जी आदमी। देखो तो घने स्मॉग और उड़ती हुई धूल के चलते
मुंबई में भी समस्याएं हैं, लोगों को सांस लेने में आ रही है मुश्किल। शाम 6 बजे इसी पर होगी बातचीत, समझेंगे आखिर मुंबई में बढ़ रहे वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह क्या है और इस समस्या का सोल्यूशन क्या है, इससे होने वाले सेहत पर पड़ने वाले असर पर भी करेंगे बातचीत। राजीव मिश्रा साहब होंगे हमारे साथ, टाउन प्लानर और प्रिंसिपल सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के। विवेक चट्टोपाध्याय साहब होंगे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर CSC के, और डॉक्टर सार्थक रस्तोगी होंगे पल्मोनोलॉजिस्ट, जो कि मतलब गले, खांसी, फेफड़े, इन सब की जो बीमारियां होती है ना, उनका ध्यान रखने वाले SL रहेजा हॉस्पिटल से। एक रीजन तो मैं बता सकता हूँ, दीपक करेंगे, शो कौन करेगा? मैं करूंगा सर। अरे आप ही करेंगे बस, और क्या, लो लगे हाथ, मृत्युंजय शो करने वाले। क्या आप हमारा सुझाव स्वीकार करने के लिए खुले दिल से स्वीकार तैयार हैं? बिल्कुल सर। यार है नहीं, ये ट्रैफिक की वजह से। हाँ, ट्रैफिक तो बड़ी हो जाएगी। इतना स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है। और ट्रैफिक स्लो चलने की बाकी वजह तो अपनी जगह है, एक बड़ी वजह ये रोड पे इतने खड्डे हैं, इतने बम्प आते हैं ना, अपने आप जो अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आप स्लो करोगी, एक स्लो होगी, फिर उसके पीछे दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो स्पीड जो कम होती है, खाली एक बार रोड ही प्रॉपर हो जाए ना। और मुझे एक चीज़ समझ में आती है, छोटी छोटी जगहों में, महाराष्ट्र में, मुंबई के बाहर जाओ, फर्स्ट क्लास रोड मिलेगी, बिना गड्ढे वाली, हाईवे वाले सब। खाली मुंबई में रोड क्यों अच्छी नहीं बन पाती? इवन दिल्ली वालों की रोड इतनी अच्छी, मेरे को बहुत मतलब है, जलन भी होती है इन लोगों से, इतनी बढ़िया रोड है इनकी बिना गड्ढों वाली। हमारे यहाँ तो बहुत ही खराब। तो अगर एक रोड ठीक हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हद तक तो पोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्री तो मुंबई में आसपास में बहुत लिमिटेड है, लेकिन चलो बाकी तो आप पूछना जरा, मैं भी देखूंगा शो, मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। ओके, तो ये है आज मृत्युंजय आपके लिए स्पेशल शो लेके आने वाले हैं। मुंबई की हवा को क्या हुआ, शाम 5:56 यानी कि 6 बजे। नए साल का स्वागत अगर किसी एग्जोटिक लोकेशन पर आप करना चाहते तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। शहर से बाहर या देश से बाहर जाने का आप प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल बजट कैसे करें, इसकी तैयारी आप अपने परिवार के साथ आराम से अगर छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो शाम 6:30 बजे करवाएंगे प्लानिंग मणिगुरु में। बेफिक्र छुट्टियों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे आपको ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मठवाल 6:26 पर। प्राइम टाइम बुलेटिन का वक्त है रात को 8 बजे यानी कि 7:56 पर। और स्टोरी जो आज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी वो ये, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में सोशल मीडिया के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र तय कर दी गई है। इसमें 18 साल से कम आयु वाले लोगों को बच्चा माना जाएगा। आजकल तो 8 साल वाले बच्चे भी अपने आप को बड़ा मानते हैं। ओके, रीडिफिनिशन यानी कि सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए इन्हें पेरेंट्स की परमिशन, आजकल तो पेरेंट्स को परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमारे देश के कानून बन रहा है। प्लीज लागू करेगा इसे जरूर से, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बिल के इस मसौदे पर टेक कंपनी ने चिंता जताई और वो ये चाहते कि बच्चों की न्यूनतम आयु 13 या 14 साल की जाए। आखिर क्यों टेक कंपनियां इन नए प्रावधान से दिक्कत देख रही है, और साथ ही इसका भी विश्लेषण करेंगे कि क्या बच्चों के लिए आयु सीमा तय करने से उन्हें सोशल मीडिया के नेगेटिव असर से दूर रखा जा सकेगा। बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया। बच्चों की उम्र पर चिंता में मेटा गूगल, क्या होनी चाहिए? ये तो बात से, अगर सीनियर सिटीजन्स की उम्र अलग अलग हो सकती है, 56 से लेकर 65 साल तक, अलग अलग जगह पे के हिसाब से अलग अलग, तो बच्चों की उम्र भी 8 से 18 के बीच में हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के हिसाब से करनी चाहिए ज़रूर करें। धन्यवाद। समाचार समाप्त हुए। 18,496 यानी कि एज गुड एज 18,500 यहाँ पर हुई है क्लोजिंग निफ्टी की, 112 अंक नीचे। और बैंक निफ्टी वाह, कल के हाई, कल जो लाइफ टाइम हाई हमने बनाया था 43,640 एग्जैक्टली उसके पास जाकर बंद हुआ है। आज का लाइफ टाइम है तो 43,850 है इंट्राडे का, लेकिन क्लोजिंग भी बेहद शानदार नए लाइफ हाई पर आपके लिए होती दिखी है। ये आपके लिए आज की क्लोजिंग। और सेंसेक्स जरूर थोड़ा नीचे बंद होता हुआ दिखा है। तो ये है आज का पूरा कार्यक्रम, न सिर्फ आज का, पूरे हफ्ते का। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से। हैव अ नाइस वीकेंड। बंसल जी, सिमी जी, जय ठक्कर साहब और किरण जी, हैव अ नाइस वीकेंड। मुदित जी और सेठी साहब, आप भी। मैं यही विश हिमांशु जी को बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जा रहे हैं ना वहाँ पे होटल में उनके साथ में, बंसल जी के पास डिस्काउंट मिलेगा ही मेरे नाम पे। बिल पूरा का पूरा हिमांशु जी को ही भरना है। आई डोंट थिंक यू विल हैव अ नाइस वीकेंड हिमांशु जी, आई एम सॉरी। अगर आप नहीं जा रहे तो हैव अ नाइस वीकेंड। मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है बताने के लिए आज आगे का कार्यक्रम। मृत्युंजय बताएं।
आज सर हमने चांदी पर एक बड़ा पोल किया है और जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये लेवल और पोल के नतीजे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प नतीजे आए हैं। और हमारा जो सवाल है वो ये है कि 75,000 चांदी कब तक, तो उसके नतीजे हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।